आंटी, हॉर्न मत बजाओ, अपना पहचान पत्र दिखाओ। तुम्हें पता नहीं है कि यह कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है जहां कोई भी मुंह उठाकर चला आए। यह जगह थी मेरठ, उत्तर प्रदेश। भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस की ढक्कन और उसके सबसे जांबाजा सिपाहियों का घर, और उसमें भी घातक यूनिट के नाम से जानी जाने वाली 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस का मुख्य द्वार। शुरुआती शरद ऋतु की ठंडी हवा एक लखरी सेडान की खुली खिड़की से अंदर आ रही थी। ड्राइविंग सीट पर बैठी मेजर जनरल मीरा सिंह राठौर की आंखें सिकुड़ गईं। जिस हवलदार ने अभी अभी उन्हें आंटी कहा था और अकड़कर एक पैर पर खड़ा था, उसकी नेम प्लेट पर विक्रम यादव नाम लिखा था। मैं यहां हवलदार रोहन वर्मा से मिलने आई हूं। लगता है तुम्हें गार्ड पोस्ट पर ड्यूटी के नियम फिर से सीखने होंगे। मीरा की आवाज धीमी और शांत थी, लेकिन उसमें स्टील जैसी ठंडक थी। आज वह भारतीय सेना की 14वीं इन्फेंट्री डिवीजन त्रिशूल डिवीजन की डिविजनल कमांडर के तौर पर नहीं, बल्कि सिर्फ अपने भांजे से मिलने एक मौसी के तौर पर आई थी। उनके काले सूट वाले कंधों पर न तो लाल रंग का कॉलर टैब था और न ही 2 चमकते सितारे। हवलदार विक्रम यादव ने उनके शांत सुधार पर उल्टा मजाक उड़ाया। रोहन वर्मा? अरे वो निकम्मा, जहां तक मुझे पता है आज उससे कोई मिलने नहीं आ रहा है, और आपने आवेदन पत्र में सिर्फ परिवार लिखा है। कौन से परिवार से हैं आप? बहन या फिर मौसी? विक्रम ने मौसी शब्द पर होड़ देते हुए अश्लील नजरों से देखा। वह मीरा के शालीन व्यक्तित्व और महंगी दिखने वाली कार को ऊपर से नीचे तक देखते हुए इस स्थिति का आनंद ले रहा था। मीरा ने जवाब देने के बजाय कार का इंजन बंद कर दिया। सन्नाटा छा गया। उनके दिमाग में कल शाम अपने भांजे हवलदार रोहन वर्मा के साथ हुई बातचीत चल रही थी। नहीं मैम, मैं ठीक हूं। फोन पर रोहन की आवाज बर्दस्ती निकाली हुई लग रही थी। वह बचपन से ही मीरा को बहुत मानता था और उनकी फौजी भावना से प्रेरित होकर खुद 9 पैरा एसएफ जैसी सबसे कठिन जगह पर आया था। वह उसका होनहार भांजा था। मीरा की आवाज नरम हो गई। रोहन, तुम मुझसे बिना रैंक के बात कर सकते हो। क्या हुआ है? तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों है? सच में कुछ नहीं हुआ है मैम, बस ट्रेनिंग थोड़ी मुश्किल थी। जय हिंद। लेकिन यह नारा खोखला लग रहा था। मीरा को अंदाना हो गया। हवलदार विक्रम यादव वही है? फोन के दूसरी तरफ से एक गहरी सांस लेने की आवाज आई। बस इतना ही काजी था। मीरा को एक हफ्ते पहले ही अपने सूत्रों से पता चला था कि रोहन की यूनिट में एक बदतमीज हवलदार नए सिपाहियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहा है। उन्हें यह नहीं पता था कि उसका शिकार उनका अपना भांजा होगा। उन्होंने तुरंत सच्चाई का पता लगाने का आदेश दिया। रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। हवलदार विक्रम यादव 9 पैरा एसएफ के एक ताकतवर कर्नल का इकलौता बेटा होने के घमंड में अंधा हो गया था। ट्रेनिंग के नतीजों को चुराना तो आम बात थी, लेकिन वह नए हवलदारों का अपमान करता, उनसे निजी काम करवाता और यहां तक कि कॉमन फंड के नाम पर उनकी तनख्वाह का एक हिस्सा भी छीन लेता था। रोहन उसका मुख्य निशाना बन गया था। डिवीजन कमांडर का भांजा होने का तमगा लेने के बजाय चुपचाप अपना कर्तव्य निभाने की रोहन की फौजी भावना को भ्रष्टाचार के इससे हुए मवाद के सामने कुचला जा रहा था। रोहन, तुमसे मिलना तो अगले हफ्ते था, लेकिन मैं कल मेरठ आ रही हूं। नहीं मैम, प्लीज मत आइए, मैं सच में ठीक हूं, प्लीज। भांजे की यह बेताब गुवारिश मीरा के इरादे को और पक्का कर गई। वह एक फौजी होने से पहले अपनी मरहूम बहन की इकलौती निशानी की संरक्षक थीं, और सबसे बढ़कर वह भारतीय सेना में न्याय की जिम्मेदार एक जनरल थीं। मैंने पूछा, तुम कौन से परिवार से हो आंटी? हवलदार विक्रम यादव ने कार के दरवाजे के पास एक और कदम बढ़ाते हुए कहा। उसके मुंह से सिगरेट की तेज गंध आई। मीरा ने विक्रम की आंखों में सीधे देखा। उन आंखों में घमंड था, अपनी छोटी सी ताकत का नशा था, और हर किसी को नीचा देखने की आदत थी। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? इस यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर मेरे पिता हैं, कर्नल इंद्रजीत यादव। कर्नल। जैसे ही विक्रम ने अपनी पृष्ठभूमि का चुत बखान किया, मीरा को यकीन हो गया, यह सड़ी हुई जड़ सिर्ज इस हवलदार तक सीमित नहीं होगी। पिताजी कर्नल हैं, इसलिए हवलदार साहब गार्ड पोस्ट पर ड्यूटी के नियम, आम नागरिकों से व्यवहार के नियम और एक फौजी के कर्तव्य के बुनियादी कानून सब भूल गए हैं, है ना? क्या ये औरत? जैसे ही विक्रम का हाथ मीरा की कार का दरवाजा पकड़ने के लिए बढ़ा, मीरा ने अपनी जैकेट से अपना झोन निकाला।
उनकी उंगलियों ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक स्पीड डायल नंबर दबाया। घंटी 2 बार भी नहीं बजी। मैं मीरा सिंह राठौर बोल रही हूं। उनके मुंह से निकले पहले शब्दों से ही विक्रम एक पल के लिए सहम गया। उसे मीरा सिंह राठौर नाम का वर्णन तो नहीं पता था, लेकिन उस आवाज में एक जबरदस्त अधिकार था जिसे वह महसूस कर सकता था। ब्रिगेडियर अर्जुन बख्शी अभी कहां है? विक्रम का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। ब्रिगेडियर शब्द जो उछला था, फोन के दूसरी तरफ से एक घबराई हुई आवाज आई। मीरा ने स्पीकर फोन चालू नहीं किया था, लेकिन संदेश सार था। यह तुम्हारा इलाहा है ना? मैं यहां मेरठ घातक यूनिट के गेट पर हूं। मीरा ने खिड़की के बाहर खड़े हवलदार विक्रम यादव को ठंडी नजरों से देखते हुए बात जारी रखी। अब से ठीक 10 मिनट देता हूं। 10 मिनट के अंदर यहां की स्थिति को संभालने के लिए तो दाओ, हेलीकॉप्टर से आओ या कॉम्बैट बूट्स पहनकर दौड़ के आओ, यह तुम मुद्द तय करो। विक्रम का चेहरा सैद पड़ने लगा। उसे यह स्थिति बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। और हां, तुम्हारा 9 पैरा एसएफ का कमांडिंग ऑफिसर कर्नल इंद्रजीत यादव, उसे भी तुरंत मेरे दफ्तर में इंतजार करने को कहो। नहीं। मीरा एक पल के लिए रुकी और फिर और भी ठंडी आवाज में आदेश दिया। उसे भी यहीं गेट पर तुरंत दौड़कर आने को कहो। उसे अपनी आंखों से देखना चाहिए कि उसका बेटा यहां क्या कर रहा है। फोन काटने के बाद मीरा ने उसे बगल की सीट पर फेंक दिया। गार्ड पोस्ट पर सन्नाटा छा गया। जो हवलदार विक्रम यादव कुछ देर पहले तक दुनिया का बादशाह बना घूम रहा था, वह अब कांपते हुए अपने सामने बैठी औरत को देख रहा था। ब्रिगेडियर अर्जुन बख्शी, वो तो स्पेशल फोर्सेस के डिप्टी गोक हैं। 10 मिनट। हेलीकॉप्टर उसका दिमाग सुन्न हो गया था। मीरा ने फिर से मुंह खोला। हवलदार जी मैम, जय जय हिंद। हवलदार विक्रम यादव। विक्रम इतना डर गया था कि उसे सैल्यूट का तरिया भी भूल गया था। तुमने अभी किसका अपमान किया है और किसे रोका है? और जिस हवलदार रोहन वर्मा को तुम इतना तंग करते हो, वह कौन है? मीरा ने धीरे धीरे कार की खिड़की बंद करते हुए आखिरी शब्द कहे। यह तुम्हें ठीक 10 मिनट बाद अपने पिता के साथ पता चल जाएगा। बंद खिड़की के पार से भारतीय सेना की मेजर जनरल मीरा सिंह राठौर की गुस्से से जलती आंखें उस डरे हुए हवलदार के चेहरे पर गड़ गईं। मेरठ के साथ आसमान के नीचे एक बड़े तूफान की शुरुआत हो चुकी थी। मेजर जनरल मीरा सिंह राठौर द्वारा दिया गया 10 मिनट का समय गार्ड पोस्ट की शरद हवा को जमा देने वाला था। सेडान की बंद खिड़की ने अंदर और बाहर की दुनिया को पूरी तरह से अलग कर दिया था। अंदर एक घातक शांति और नियंत्रित गुस्सा था, जबकि बाहर हवलदार विक्रम यादव की तें होती सांसें और जौ का राज था। पागल औरत है क्या? ब्रिगेडियर अर्जुन बख्शी, स्पेशल फोर्सेस के डिप्टी गॉक को। अभी उस औरत ने, विक्रम ने सूखा थूक निकला। उसका दिमाग इस स्थिति को नकारने की पूरी कोशिश कर रहा था। हां, धोखेबाज है। आजकल जौज के अमसरों का नाटक करने वाले बहुत घूमते हैं। अकेली औरत सिविलियन ड्रेस में। हां, यही है। मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। पक्का उस रोहन वर्मा ने ही इसे भेजा है। लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। 10 मिनट के अंदर हेलीकॉप्टर से आओ। यह सिर्फ एक धमकी नहीं लग रही थी। वह ऐसी आवाज किसी ऐसे इंसान की थी जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ हुक्म दिया हो। एक ऐसा अधिकार जो उसके पिता कर्नल इंद्रजीत यादव भी कभी नहीं अपना सकते थे। 1 मिनट। मीरा ने अपनी कलाई घड़ी नहीं देखी। उनके अंदाजे ने बता दिया कि 1 मिनट बीत चुका है। उन्होंने बगल की सीट पर रखे भोन को देखा। ब्रिगेडियर अर्जुन बख्शी। जब वह 27वीं डिवीजन में कर्नल और चीफ ऑफ स्टाफ थीं, तब वह उनके साथ आर्मी हेडक्वार्टर में काम कर चुका था। एक होनहार जूनियर। वह मीरा को, जो सख्त और उसूलों की पक्की थीं, इकलौता ऐसा जूनियर था जो मैम की जगह दीदी कहकर बुलाता था। इसीलिए उन्होंने उसे और भी सख्ती से ट्रेनिंग दी थी। वह जानता था कि मीरा का होन कोई मजाक नहीं है। 2 मिनट। विक्रम ने गार्ड रूम के अंदर झांका। उसके साथ ड्यूटी पर मौजूद एक नया सिपाही डरे हुए चेहरे से उसे देख रहा था। विक्रम ने जानबूझकर शांत दिखने की कोशिश करते हुए कार की तरफ उंगली उठाने की कोशिश की, लेकिन रुक गया। उसमें उस कार का दरवाजा फिर से खुलवाने की हिम्मत नहीं थी। 3 मिनट। अगर यह सच हुआ तो विक्रम की पीठ पर ठंडे पसीने की एक लकीर बह गई। अगर वह सच में जनरल हुई, और इतनी बड़ी जनरल जो स्पेशल फोर्सेस के डिप्टी गोक को तुम कहकर बुलाए और 10 मिनट में आने का हुक्म दे,
तो कम से कम 3 सितारे, नहीं 4, नहीं 4 सितारे वाली जनरल यहां क्यों आएगी? वह भी एक औरत। उसके दिमाग में बिजली की तरह एक नाम कौंधा। भारतीय सेना के इतिहास में सबसे कम उम्र की महिला जनरल, कॉम्बैट यूनिट की पहली महिला कमांडर और मौजूदा ईल्ड डिवीजन कमांडर कहीं त्रिशूल डिवीजन, मीरा सिंह राठौर। उसके होंठ नीले पड़ गए। त्रिशूल डिवीजन लद्दाख में सबसे मुश्किल मोर्चों में से एक की रक्षा करने वाली सेना की सबसे प्रतिष्ठित डिवीजनों में से एक। वहां की डिवीजन कमांडर मेरठ में क्यों? वह भी अपने भांजे से मिलने। रोहन वर्मा। रोहन वर्मा। अब जाकर सारी कड़ियां जुड़ गईं। वह जो ट्रेनिंग में हमेशा अच्छा प्रदर्शन करता था, चुपचाप सब कुछ सहता था, लेकिन कभी चापलूसी नहीं करता था। इसीलिए उसे कुचलने की इच्छा और भी होती थी। उसकी मौसी त्रिशूल डिवीजन की कमांडर। 4 मिनट। हवा हवा कांप रही थी। पहले तो यह एक बहुत हल्का कंपन था। विक्रम ने सोचा कि यह उसके दिल की धड़कन है, लेकिन नहीं। वूं। हमीन कांप उठी और गार्ड पोस्ट की खिड़की के शीशे हल्के से बजने लगे। दूर मेरठ के शरद आसमान को चीरता हुआ एक विशाल काले रंग का ऑब्जेक्ट पास आ रहा था। वह भारतीय सेना का एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव था, और वह भी कोई सामान्य ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर नहीं, बल्कि एक कमांड कंट्रोल हेलीकॉप्टर था। पागलपन है। विक्रम के बड़बड़ाने के साथ ही हेलीकॉप्टर ने यूनिट के ऊपर एक चक्कर लगाया और फिर गार्ड पोस्ट के सबसे नजदीकी ड्रिल ग्राउंड की तरफ तेजी से नीचे उतरने लगा। धूल का एक बवंडर उठा। 5 मिनट। हेलीकॉप्टर के उतरने से पहले ही ड्रिल ग्राउंड के एक कोने में खड़ी एक काली कमांड जीप पागलों की तरह धुआं उड़ाती हुई निकली। उसके पहिए लगभग हमीन से हवा में उड़ रहे थे। चीख। एक बोरदार ब्रेक की आवाज के साथ कमांड जीप सेडन के ठीक बगल में आकर रुकी। ड्राइवर के कूदकर पिछला दरवाजा खोलने से पहले ही दरवाजा अंदर से लात मारकर खोला गया। हाफ हाफ कॉम्बैट यूनिफॉर्म के ऊपर जल्दबाजी में पहनी गई बुलेट प्रूफ जैकेट अस्त व्यस्त थी। एक सितारा ब्रिगेडियर का रैंक सान दिख रहा था। डिप्टी गोक अर्जुन बख्शी पसीने से लथपथ गाजी से उतरे। वह सचमुच एक मीटिंग के बीच से फोन आने पर सीधे हेलीकॉप्टर में बैठकर उड़ आए थे। उन्होंने बगल में खड़ी सेडान को देखने का वक्त भी नहीं गंवाया और सीधे अपने सामने खड़े गार्ड हवलदार विक्रम यादव को घूरा। नालायक। लेकिन उनका गुस्सा पूरा नहीं हो सका। सर। लखरी सेडान की खिड़की बिना आवाज किए नीचे उतर गई। अंदर बिना किसी शिकन के मेजर जनरल मीरा सिंह राठौर बैठी थीं। उन्होंने पसीने से तरबतर अर्जुन बख्शी को चुपचाप देखा। अर्जुन बख्शी की आंखें सदमे से भर गईं। दीदी। नहीं मैम, ये सब क्या है? उन्होंने अपनी वर्दी को देखा और उनका चेहरा सैद पड़ गया। एक जनरल, वह भी 2 रैंक सीनियर जनरल का स्वागत करते हुए ऐसी बेअदब वर्दी में। उन्होंने इंस्टिंक्टिवली अपनी कमर सीधी की और हाथ जोड़े। जय हिंद। ब्रिगेडियर अर्जुन बख्शी। आदेश पर। रहने दो अर्जुन। मीरा ने उनकी बात काट दी। वह धीरे धीरे कार से बाहर निकली। उनके कार से उतरते ही विक्रम यादव के मुंह से अनजाने में एक ची निकली और वह पीछे हट गया। अभी एक सितारे वाले स्पेशल डोरसे के डिप्टी गोक ने उस आंटी को सैल्यूट करने की कोशिश की और रोक दिया गया। 7 मिनट लगे। अभी मरे नहीं हो? माम कीजिए। मैम, मुझे तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए था। अर्जुन बख्शी तुरंत मीरा की बात का मतलब समझ गए। उनके अधिकार क्षेत्र में ऐसी घटना होने तक उन्हें पता नहीं चला। यही उनका सबसे बड़ा गुनाह था। मैम, आप यहां कैसे? अपने भांजे से मिलने आई थी। मीरा की नजर अर्जुन बख्शी को पार करती हुई अब पूरी तरह से होश खो चुके विक्रम यादव पर जा टिकी। लेकिन तुम्हारी यूनिट का एक हवलदार मुझे आंटी कहकर रोक रहा था। कह रहा था पहचान पत्र दिखाओ। क्या कहा? अर्जुन बख्शी का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। उन्हें अंदाजा हो गया कि इस महिला जनरल का गुस्सा सिर्फ एक गार्ड के उन्हें न पहचानने की वजह से नहीं था। यह मामला और भी गहरा था। मुरुबथा हवलदार विक्रम यादव। अर्जुन चिल्लाए। जी जय नहीं दन जय हिंद। हवलदार विक्रम यादव। विक्रम के पैर कांप रहे थे। वह लगभग वहीं गिरने वाला था, फिर भी उसने लसघाते हुए सैल्यूट किया। नालायक, तुम्हें पता है तुम्हारे सामने कौन खड़ी हैं? ये है
अर्जुन बख्शी अपनी बात पूरी नहीं कर सके। गुस्सा, घबराहट और जौ के कारण। तभी, डिप्टी गॉक साहब, यह क्या हंगामा है? दूर से एक और कमांड जीप तेरी से आ रही थी। इस बार उस पर 9 पैरा एसएफ का यूनिट का निशान सान था। कार से उतरने वाला व्यक्ति 9 पैरा एसएफ का कमांडिंग ऑफिसर कर्नल इंद्रजीत यादव था, जो कुछ देर पहले अपने बेटे का जी ऑन आने पर यह सुनकर कि कोई पागल औरत हंगामा कर रही है, उबान पर ताना मारते हुए आया था। कर्नल यादव ने पसीने से लथपथ अर्जुन बख्शी और उनके सामने खड़ी एक साफ सुथरे सूट वाली औरत को बारी बारी से देखा और फिर बगल में अपने बेटे को देखा जिसका रंग उआ हुआ था। विक्रम, तुम? नहीं डिप्टी गॉक साहब, यह क्या हो रहा है? आपने मेन गेट पर हेलीकॉप्टर तक बुला लिया। कर्नल इंद्रजीत यादव को यह स्थिति पसंद नहीं आ रही थी। अपनी यूनिट, घातक यूनिट के मेन गेट पर डिप्टी गॉक जुद हेलीकॉप्टर से आकर उसके बेटे को डांट रहे थे। यह तस्वीर अच्छी नहीं थी। अर्जुन बख्शी ने अपने होंठ काटे। उन्हें ही पहले इसे संभालना था। कर्नल यादव, तुम? कर्नल इंद्रजीत यादव। मीरा सिंह राठौर की आवाज ने सारे शोर को शांत कर दिया। कर्नल इंद्रजीत यादव ने उस औरत की तरफ देखा जिसने अभी अभी उसका नाम लिया था। उसके चेहरे पर घमंड था। एक आम नागरिक की इतनी हिम्मत। मीरा ने अर्जुन बख्शी से कहा, अर्जुन, मेरा भांजा हवलदार रोहन वर्मा 9 पैरा एसएफ में है, उसे तुरंत यहां लाओ। जी मैम। अर्जुन बख्शी ने तुरंत अपना बोहन निकाला और कहीं चिल्लाना शुरू कर दिया। तब जाकर कर्नल इंद्रजीत यादव को एहसास हुआ कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। हवलदार रोहन वर्मा नाम, यह वही हवलदार था जिसके बारे में उनके बेटे ने बताया था कि वह उसे मैनेज कर रहा है। और फिर उनकी नजर उस औरत के चेहरे पर टिक गई जिसने अभी अभी अर्जुन बख्शी को आदेश दिया था टीवी पर, और सेना के मुख्य कमांडरों की मीटिंग के दस्तावेजों में अनगिनत बार देखा गया चेहरा। लद्दाख के सबसे अगले मोर्चे की रक्षा करने वाली लाल त्रिशूल की निशानी। भारतीय सेना की 14वीं इन्फैंट्री डिवीजन की कमांडर मेजर जनरल मीरा सिंह राठौर। मैम। कर्नल इंद्रजीत यादव की आवाज बकरी की तरह कांप रही थी। मीरा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उनकी बर्जीली नौरें गार्ड पोस्ट के पार यूनिट के अंदर की ओर थीं, जहां से उनका भांजा लाया जा रहा था। असली सबहद तो अब शुरू होना था। न जाने कितना वक्त बीत गया। गार्ड पोस्ट के सामने की हवा अब बह नहीं रही थी। ब्रिगेडियर अर्जुन बख्शी एक सख्त मुद्रा में मेजर जनरल मीरा सिंह राठौर के आधे बदम पीछे खड़े थे, और कर्नल इंद्रजीत यादव और हवलदार विक्रम यादव किसी मुजरिम की तरह उनके सामने सिर झुकाए खड़े थे। बाप बेटे के चेहरे अब सैद पड़ चुके थे। दूर से तेज जूतों की आवाजें सुनाई दी। 2 स्पेशल डोर्सेस के अमसर हवलदार रोहन वर्मा के दोनों हाथों को लगभग पकड़कर दौड़ते हुए आ रहे थे। जय हिंद, हवलदार रोहन वर्मा को ले आए हैं। रोहन को यह सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। ट्रेनिंग के बीच में अचानक उसके कंपनी कमांडर ने उसे गिरेबान से पकड़कर बाहर निकाला और कहा कि डिप्टी गॉक साहब बुला रहे हैं, और उसे मेन गेट की तरफ दौड़ने को कहा। और जब वह मेन गेट पर पहुंचा, वहां एक हेलीकॉप्टर था। डिप्टी गॉक थे और कमांडिंग ऑफिसर भी थे। और मौसी। रोहन के मुंह से अनजाने में एक आह निकल गई। सूट में उसकी मौसी। लेकिन उस मौसी के सामने यूनिट के सबसे बड़े ब्रिगेडियर और कर्नल जमे हुए खड़े थे। यह एक अजीब नहारा था। मीरा बिना कुछ कहे रोहन के पास गईं और उनकी आंखें सिकुड़ गईं। रोहन के बाएं गाल पर चालाकी से छिपाया हुआ लेकिन न मिटने वाला एक गहरा लाल चोट का निशान सान था। यह हेलमेट के पट्टे या ट्रेनिंग के सामान से रगड़ने का निशान नहीं था। यह किसी के मुक्के या चौजी जूते से कुचलने का निशान था। मीरा का हाथ धीरे धीरे ऊपर उठा और रोहन के चोटिल गाल को सहलाया। रोहन ने अनजाने में अपने कंधे सिकुड़ लिए। उस एक छोटे से सिकुड़न ने मीरा सिंह राठौर के सीने में आग लगा दी। कल धोन पर तो कहा था कि तुम ठीक हो। मीरा की आवाज अभी भी धीमी थी, लेकिन उसमें उबलता हुआ लावा था। हवलदार रोहन वर्मा। ब्रिगेडियर अर्जुन बख्शी ने तेजी से पूछा। उन्हें इस मामले की जड़ तक पहुंचना था। वह गाल पर क्या हुआ है? रोहन सिर होंठ भींचे रहा। बगल में खड़े हवलदार विक्रम यादव और कर्नल इंद्रजीत यादव की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था।
वह सिर सिर झुकाए रहा। तभी हवलदार विक्रम यादव ने बेतहाशा चिल्लाया, लतहमी है, ट्रेनिंग के दौरान लगी चोट है। हवलदार, है ना, है ना? उसकी आवाज में एक साथ मिन्नत और धमकी थी। रोहन के कंधे और भी बुरी तरह से कांपने लगे। खलतहमी। मीरा ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उनकी नजरें अब विक्रम यादव पर नहीं, बल्कि उसके पिता कर्नल इंद्रजीत यादव पर थीं। कर्नल इंद्रजीत यादव, जी मैम। क्या तुम्हारी 9 पैरा एसएफ का सैल्यूट जय हिंद की जगह हल्ताहमी है? तुम्हारा बेटा अभी एक सीनियर अफसर, एक मौजूदा डिवीजन कमांडर के सामने अपने जूनियर को धमका रहा है, और तुम एक कमांडिंग ऑफिसर होकर बस यह देख रहे हो ना? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। कर्नल इंद्रजीत यादव का मन कर रहा था कि वह घुटनों के बल गिर जाए। उसे किसी भी तरह इस स्थिति को संभालना था। उसके बेटे का फौजी करियर तो खत्म हो ही रहा था, साथ ही उसका अपना करियर भी खतरे में था। मैम, प्लीन यूनिट के अंदर चलिए। मैं आपको सब कुछ विस्तार से, यही बात होगी। मीरा ने उसकी बात काट दी। यहीं जहां तुम्हारे बेटे ने मुझे आंटी कहकर अपमानित किया और मेरे भांजे को निकम्मा कहकर कुचला, इसी गार्ड पोस्ट पर मैं सब कुछ सुनूंगी। मीरा ने रोहन का कंधा पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया। हवलदार रोहन वर्मा, तुम यहां मेरे भांजे के तौर पर नहीं खड़े हो, तुम भारतीय सेना के हवलदार रोहन वर्मा के तौर पर खड़े हो। तुम्हारे कंधे पर लगा यह रैंक उस देश और जनता के प्रति वफादारी का प्रतीक है जिसकी तुमने रस्म खाई है। मीरा की आवाज पूरे गार्ड पोस्ट में गूंज उठी। लेकिन क्या उस गंदी तात के सहारे पलने वाले भ्रष्टाचार के आगे झुक जाना और चुप रहना ही वह ज़ौजी भावना है जिसकी मैंने रस्म खाई थी? नहीं मैम। रोहन की आंखों से गर्म आंसू बह निकले। तो फिर बताओ, तुम्हारा अफसर कौन है? तुम्हें किसके प्रति वफादार रहना है? क्या वह हवलदार या वह कर्नल? नहीं मैम। तो फिर बताओ, उन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया है? हवलदार रोहन वर्मा की आवाज में यहां मौजूद स्पेशल फोर्सेस के डिप्टी गोक और अपनी मौसी त्रिशूल डिवीजन की कमांडर के सामने साथ साथ रिपोर्ट करो। रोहन ने अपनी कांपती हुई सांसों को नियंत्रित किया। उसने आंसू पोंछे और डर से कांप रहे विक्रम यादव की आंखों में सीधे देखा, और फिर उसके बगल में खड़े कर्नल इंद्रजीत यादव को। मैं रिपोर्ट करना चाहता हूं। जैसे ही रोहन का मुंह खुला, हवलदार विक्रम यादव का चेहरा निराशा से भर गया। उसकी रिपोर्ट भयानक थी। हवलदार विक्रम यादव ने कमांडिंग ऑफिसर का बेटा होने का सायदा उठाकर हवलदारों से नियमित रूप से पैसे की मांग की थी। रोहन के पहले दिन से ही न जाने कैसे उसे पता चल गया था कि वह डिवीजन कमांडर का भांजा है, और उसने यह कहकर उसे निशाना बनाया था कि अगर तुम चुप रहोगे तो सब ठीक रहेगा। यह सिर्फ साधारण उत्पीड़न नहीं था। ट्रेनिंग के नतीजों में हेरफेर, हवलदारों को मिलने वाले सामान की चोरी, और यहां तक कि अपनी निजी कार की सच्चाई और निजी काम करवाना भी शामिल था। और कल मीरा से बात करने के तुरंत बाद विक्रम रोहन को स्टोर रूम में ले गया। तूने अपनी मौसी से चुगली की कहकर उसे बेरहमी से पीटा। उसके गाल पर लगा निशान ज़ौजी जूते से कुचले जाने का मेडल था। रिपोर्ट के दौरान ब्रिगेडियर अर्जुन बख्शी की मुट्ठियां कांप रही थीं, और कर्नल इंद्रजीत यादव अब खड़े भी नहीं रह पा रहे थे और गिरने की कगार पर थे, जानवर से भी बदतर। जैसे ही अर्जुन बख्शी विक्रम यादव का गिरेबान पकड़ने के लिए आगे बढ़े, मीरा ने उन्हें रोक दिया। अर्जुन, वह अभी भी शांत थीं। यह तुम्हारा निजी मामला नहीं है। यह 9 पैरा एसएफ नहीं, पूरी स्पेशल फोर्सेस की इंद्रत का सवाल है। मीरा ने कर्नल इंद्रजीत यादव की तरफ देखा। कर्नल यादव, क्या तुम सच में यह सब नहीं जानते थे? मैम, मैं सच में, अगर नहीं जानते थे तो तुम कमांडिंग ऑफिसर होने के लायक नहीं हो। मीरा की आवाज तलवार की तरह तेज हो गई। और अगर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम वर्दी पहने हुए एक अपराधी हो। दोनों ही सूरतों में तुम अब घातक यूनिट की कमान संभालने के लायक नहीं हो। मीरा ने अर्जुन बख्शी की तरफ सिर घुमाया। यह एक आदेश था। ब्रिगेडियर अर्जुन बख्शी। जी मैम। पहला, हवलदार विक्रम यादव को इसी वक्त एक आम नागरिक को धमकाने, पद का दुरुपयोग करने, जूनियर के साथ मारपीट और उत्पीड़न और गबन के जुर्म में गिरफ्तार करो। तुरंत मिलिट्री पुलिस को सौंप दो। जी मैम। दूसरा, कर्नल इंद्रजीत यादव को कमांड में लापरवाही,
अपराध को नजरअंदाज करने और बढ़ावा देने के आरोप में तुरंत पद से हटाओ। आर्मी हेडक्वार्टर की जांच के लिए इसे औपचारिक रूप से भेजो। एक एक छी की बारीकी से जांच करवाओ। जी जी मैम। तीसरा, हवलदार रोहन वर्मा अभी तुरंत मेरी कार में बैठेगा। त्रिशूल डिवीजन की कमांडर के अधिकार से मनोवैज्ञानिक स्थिरता और आगे के नुकसान से बचाने के लिए मैं उसे अपनी यूनिट में ट्रांसफर करती हूं। जरूरी कागजात तुम तैयार करो। अर्जुन बख्शी को यह देखकर हैरानी हो रही थी कि ये सारे आदेश कितनी तेजी और सटीकता से दिए जा रहे थे। सिर्फ 10 मिनट में। हेलीकॉप्टर से आने के सिर्फ 10 मिनट के अंदर भारत की सबसे जांबाज यूनिट 9 पैरा एसएफ के सहे हुए मवाद को पूरी तरह से सांच किया जा रहा था। पापा पापा। मिलिट्री पुलिस के पहुंचने से पहले ही अर्जुन बख्शी के आदेश पर उनके सहायकों ने विक्रम यादव के दोनों हाथ पकड़ लिए। वह अपने पिता को देखते हुए ची रहा था, लेकिन कर्नल इंद्रजीत यादव कुछ नहीं कर सके। वह बस बेसुध होकर अपनी हिंदगी भर की कमाई हुई जिंदगी खार बताने वाला और अपने बेटे की हिंदगी को एक पल लोन हर 12 भर की कर में बिखरते हुए देख रहे थे। मीरा ने इस सारे हंगामे को पीछे छोड़ते हुए रोहन का कंधा थामा। रोहन जी मौसी जी, डर के आगे झुकना जौजी भावना नहीं है, लेकिन उस डर पर जाबू पाकर सच बोलना वही असली जौजी भावना है। मीरा रोहन को अपनी सेडान की तरह ले गई। जब उन्होंने कार का दरवाजा खोला तो कर्नल इंद्रजीत यादव लजखाते हुए पास आए। मैम, मीरा सिंह राठौर मैम, प्लीन प्लीन एक मौका। वह अपने बेटे के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भीख मांग रहा था। मीरा ने उसे ठंडी नजरों से देखा। एक मौरा? जब तुम्हारा बेटा मेरे भांजे को कुचल रहा था तब क्या तुमने उसे एक मौरा दिया था? जब तुम अपनी तात से अपने अधीनस्थों की आंखों पर पर्दा डाल रहे थे तब क्या तुमने एक बार भी एक जौजी की इच्छत के बारे में सोचा था? वर्दी तुम्हें जैसे लोगों को अपने सायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं दी गई है। मीरा ने रोहन को कार में बिठाया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। जब कार चुपचाप गार्ड पोस्ट से बाहर निकली तो पीछे से मिलिट्री पुलिस की गाजी के सायरन की आवाज तेजी से गूंजने लगी। घातक यूनिट का वह अपमानजनक दिन त्रिशूल डिवीजन की कमांडर के गुस्से के साथ ढल रहा था, लेकिन मीरा सिंह राठौर जानती थी यह अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत थी। सड़ी हुई जड़ें शायद और भी गहरी थीं। जिस वक्त मेरठ में घातक यूनिट का गार्ड पोस्ट मिलिट्री पुलिस की चमचमाती बत्तियों से रंगा हुआ था, मेजर जनरल मीरा सिंह राठौर की काली सेडान चुपचाप वहां से निकलकर उत्तर की ओर बढ़ रही थी। कार के अंदर एक भारी खामोशी थी। न रेडियो न नेविगेशन की आवाज, सिर्फ सड़क पर टायर की घरघराहट और भांजे रोहन वर्मा की दबी सांसें ही उस शांति को भर रही थीं। मीरा ने एक नजर बगल की सीट पर डाली। रोहन सिर खिड़की से बाहर देख रहा था। गार्ड पोस्ट पर सब कुछ उगल देने वाली हिम्मत अब खत्म हो चुकी थी और एक डरे हुए बच्चे का रूप फिर से उभर आया था। चोटिल गाल समय के साथ और भी गहरा बैंगनी हो गया था। मेरठ के भी भान वाले शहर से निकलकर हाईवे पर आने तक दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। मीरा जानती थी कि यह खामोशी जरूरी थी। रोहन को उस सब को समझने के लिए वक्त चाहिए था जो उसने अभी अभी झेला था और उसके कारण जो बड़ा तूफान आया था, और जुद मीरा को भी अपने उबलते गुस्से को तर्क से शांत करने के बीच लिए वक्त चाहिए था। वह एक जनरल होने से पहले एक मौसी थीं, अपनी इकलौती बहन की आजेरी निशानी, जिस भांजे को उन्होंने गोद में खिलाया था जब उसने जौज में जाने की बात की थी, और वह भी सबसे मुश्किल मानी जाने वाली 9 पैरा एसएफ में, तो उन्होंने मना नहीं किया था। उनका मानना था कि जौजी भावना किसी ग्रीन हाउस में नहीं पनपती और मुश्किलों का सामना बुद्ध करना पड़ता है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह मुश्किलें भ्रष्टाचार और हिंसा होंगी। शायद वह जानते हुए भी अनदेखा कर रही थीं कि उनका पद डिवीजन कमांडर की मौसी का टैग उनके भांजे को और भी मुश्किल में डाल सकता है। मौसी। न जाने कितनी देर गाड़ी चलाने के बाद जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था, रोहन ने आयरकार मुंह खोला। उसकी आवाज पानी में भीगे रुई की तरह भारी थी। मुझे मांझ कर दीजिए। मीरा ने स्टीयरिंग व्हील से नजरें हटाए बिना पूछा, किस लिए? मैं कमहोर निकला। मैंने आपके नाम पर धब्बा लगा दिया। मुझे बस चुप रहना चाहिए था। अगर सिर्फ मैं। चुप रहो। मीरा की आवाज में पहली बार सख्ती आई।
उन्होंने तेजी से गाड़ी को एक सर्विस एरिया में लगाया। इंजन बंद होते ही पतझड़ के पहाड़ों में झींगुरों की आवाज गूंजने लगी। मीरा ने अब जाकर रोहन को सीधे देखा। हवलदार रोहन वर्मा, एक बार फिर से कहो, तुमने क्या गलत किया? मैं? क्या तुम ट्रेनिंग में एल हुए, या सीमा पर पहरा देते हुए दुश्मन को आने दिया, या फिर अपने किसी साथी को धोखा दिया? नहीं मैम, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। मीरा की आंखों ने रोहन के चोटिल गाल को, जौ से बने घाव को देखा। जौलती उस हवलदार विक्रम यादव की है जिसने तुम पर हिंसा की। जौलती तुम्हारे उन कंपनी कमांडर और बटालियन कमांडर की है जिन्होंने यह जानते हुए भी अपने जूनियर को बचाने के लिए चुप्पी साधे रखी। और जौलती उस कर्नल इंद्रजीत यादव की, जौलती उस कर्नल इंद्रजीत यादव है जिसने अपने बेटे के गुनाहों को अपनी ताकत से ढका और उसे अपनी शक्ति का हिस्सा माना। और आगे उन सभी कमांडरों की है जिन्होंने यह सब जानते हुए भी अनदेखा किया। वह एक पल के लिए रुकी। और मेरी भी। मौसी जी, जब तुम इतनी तकलीफ में थे तो मैंने सिर्फ महबूब बनो कहकर तुम्हें नजरअंदा किया। मैं भी गुनहगार हूं रोहन। जॉजी भावना भ्रष्टाचार को सहना नहीं है। मीरा ने रोहन का कंधा पकड़ा। उनका स्पर्श खुरदरा लेकिन गर्म था। सड़ी हुई ची को काटकर फेंकने की हिम्मत, अन्याय के खिलाफ चुप न रहने की हिम्मत जो मैंने आज तुम्हें दिखाया, वही असली जॉजी भावना है। तुमने मेरी इलाद पर धब्बा नहीं लगाया, बल्कि तुमने उस जॉजी की इंदत को बचाया है जिसे बचाने की कोशिश मैं पूरी जिंदगी करती रही हूं। रोहन की आंखों से रुके हुए आंसू फिर से बह निकले। इस बार यह जौ या अपमान के आंसू नहीं थे। वह एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोया। मीरा ने बिना कुछ कहे बस उसका कंधा थपथपाया। कासी देर रोने के बाद रोहन थककर गहरी नींद में सो गया। मीरा ने फिर से गाड़ी स्टार्ट की। अब लद्दाख पास आ रहा था। सूरज पूरी तरह से डूब चुका था और अंधेरे में डूबी पहाड़ी सड़कों पर हेडलाइट की रोशनी के सहारे गाड़ी चल रही थी। यहां की हवा मेरठ से बिल्कुल अलग थी। शहर की गर्मी और हलचल की जगह ठंडी, तेज और बारूद की गंध वाली सीमा की झांस हवा आ रही थी। यही उनका किला था, त्रिशूल डिवीजन का इलाहा। न जाने कितनी और देर गाड़ी चली। आखिरकार 14वीं इन्फेंट्री डिवीजन का एक बड़ा सा साइन बोर्ड दिखाई दिया। गार्ड पोस्ट पर तैनात संतरियों की हरकत में कोई कमी नहीं थी। जैसे ही उन्होंने पहचाना कि यह त्रिशूल डिवीजन की कमांडर की गाड़ी है, गार्ड्स ने होरदार नारे के साथ एक महबूब सैल्यूट किया। मीरा ने भी हल्के से सिर हिलाकर जवाब दिया। गाड़ी डिवीजन हेडक्वार्टर को पार करके एक गहरे और शांत हिस्से में बने डिवीजन कमांडर के बंगले के सामने रुकी। रोहन, उठो। मीरा ने सोए हुए रोहन को जगाया। रोहन ने नींद भरी आंखों को मलते हुए खिड़की से बाहर देखा। यह एक अनजान ननारा था। यह मेरा घर है, आज से तुम यहीं रहोगे। नहीं मौसी जी, मुझे यूनिट में वापस जाना। नहीं, मेरा ट्रांसफर हुआ है तो मैं बैरक में जाऊंगा। डिवीजन कमांडर के बंगले में एक हवलदार का रहना। हवलदार रोहन वर्मा, मीरा ने कार से उतरते हुए कहा। यह भी एक हुक्म है। तुम अभी एक जॉजी होने से पहले एक मरीन हो जिसे इलाज की जरूरत है। सीरीज तुम्हारे शरीर के घावों की नहीं, बल्कि तुम्हारे मन के घावों की भी। बंगले का दरवाजा खुला और मीरा का इंतजार कर रहे उनके सहायक और बंगले के कर्मचारी दौड़कर आए। मैम, आप वापस आ गईं? लेकिन ये सहायक कैप्टन शर्मा ने बगल की सीट से उतरते हुए सिविलियन कपड़ों में एक अस्त व्यस्त चेहरे वाले रोहन को देखकर हैरानी जताई। मेरा भांजा है, आज से हमारी डिवीजन में इसका ट्रांसफर हुआ है। कैप्टन शर्मा जी। मैम, यह हवलदार कुछ समय के लिए बंगले में रहेगा। मेडिकल ऑफिसर को तुरंत बंगले में बुलाओ और सबसे शांत और शान कमरा इसे दो। और जब तक मैं वापस ना आऊं, कोई भी इस हवलदार को परेशान नहीं करेगा, चाहे वह कोई भी हो। जी मैम। कैप्टन शर्मा को यह स्थिति समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मीरा के लहजे में सवाल की कोई गुंजाइश नहीं थी। रोहन, मीरा ने फिर रोहन को बुलाया। यह त्रिशूल डिवीजन है, मेरठ की उस सड़ी हुई यूनिट जैसी नहीं। यह मेरा इलाका है, इसलिए बिना किसी चिंता के पहले नहाओ, इलाज करवाओ और सो जाओ, समझे? जी। रोहन उस बर्दस्त अधिकार से दबकर कर्मचारी के साथ अंदर चला गया। जैसे ही रोहन की पीठ ओझल हुई, मीरा के चेहरे से बची खुची नरमी भी गायब हो गई। वह फिर से ठंडी त्रिशूल डिवीजन की कमांडर बन गई।
कैप्टन शर्मा, मेरे न रहने पर कोई जोन आया था? कैप्टन शर्मा ने जैसे इंतजार ही कर रहे थे, तनाव भरे चेहरे से अपनी डायरी खोली। मैम, स्थिति गंभीर है। बताओ। शाम 5 बजे के बाद आर्मी हेडक्वार्टर के विजिलेंस डिपार्टमेंट से भाई-ऑन आया था। इसके अलावा स्पेशल फोर्सेस के कमांडर आपसे सीधे बात करना चाहते थे। मैंने बताया कि आप यहां नहीं हैं, तो वह बहुत नाराज हुए। स्पेशल फोर्सेस कमांडर मीरा ने हंसी में उड़ाया। अर्जुन बख्शी का सीधा बॉस, 3 सितारों वाला लेफ्टिनेंट जनरल, और इतना ही नहीं है। कैप्टन शर्मा ने सूखा थूक निगला। रक्षा मंत्रालय के मंत्री के दफ्तर से भी फोन आया था। मीरा की भौहें तन गईं। मामला उनकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा हो रहा था। इसका मतलब था कि कर्नल इंद्रजीत यादव की पहुंच सिर जान पहचान तक सीमित नहीं थी। तो वे मुझसे क्या जवाब चाहते थे? स्पेशल फोर्सेस कमांडर कह रहे थे कि मीरा सिंह राठौर पागल हो गई हैं और उसे तुरंत अपनी यूनिट में वापस भेजो, और विजिलेंस डिपार्टमेंट मामले की जानकारी मांग रहा था। मंत्री के दफ्तर से एक अजीब संदेश आया कि वे स्थिति की गंभीरता को समझते हैं और डिवीजन कमांडर से समझदारी भरे व्यवहार की उम्मीद करते हैं। समझदारी भरा व्यवहार। मीरा ने ठंडी रात की हवा में एक गहरी सांस ली। यह एक सा दबाव था, मामले को चुपचाप दबाने की चेतावनी। कैप्टन शर्मा, तुरंत डिवीजन कमांडर के दफ्तर चलो, वॉर रूम की लाइटें जलाओ और स्पेशल फोर्सेस कमांडर को डॉन मिलाओ। नहीं, मीरा ने वापस कार में बैठते हुए कहा। आर्मी चीफ को मैं खुद बात करूंगी। जी? चीफ से? हां, जब बात इतनी बढ़ ही गई है तो गंदगी को नीचे से नहीं ऊपर से सान करना चाहिए। उनकी आंखें लद्दाख के घने अंधेरे में उत्तर की ओर चमक रही थीं, जैसे किसी शिकारी की आंखें दुश्मन के इलाके को देख रही हों। उन्हें एहसास हो गया था कि मेरठ से शुरू हुई एक छोटी सी चिंगारी अब पूरी भारतीय सेना को हिला देने वाले एक बड़े तूफान का केंद्र बन गई है। और उस तूफान के केंद्र में वह पुद खड़ी थी, लद्दाख। भारतीय सेना की 14वीं इन्फेंट्री डिवीजन, त्रिशूल डिवीजन का कमांड सेंटर। दीवार पर एक विशाल भारतीय नक्शा था और दर्जनों स्क्रीन पर सीमा की बाढ़ की स्थिति को लाइव दिखाया जा रहा था। इस कमरे का तापमान हमेशा 0 से नीचे के तनाव को बनाए रखता था, लेकिन आज रात उस तनाव का स्रोत उत्तर नहीं था। जी, मैं मीरा सिंह राठौर बोल रही हूं। रिसीवर पकड़े हुए मेजर जनरल मीरा सिंह राठौर की आवाज कमांड सेंटर में गूंज रही थी। उन्होंने आर्मी चीफ से सीधे बात करने का अनुरोध किया था और कुछ घंटियों के बाद वह भारतीय सेना के शीर्ष पद से जुड़ गईं। रिसीवर के दूसरी तरफ खामोशी थी और फिर एक भारी और गहरी आवाज आई। जनरल राठौर, तुम्हें पता है अभी समय क्या हुआ है? रात के 10 बजे हैं सर। तो फिर इस वक्त यह क्या हंगामा है? स्पेशल फोर्सेस कमांडर 2 घंटे से मेरे कान खा रहा है और रक्षा मंत्रालय से हर 10 मिनट में फोन आ रहा है। तुमने मेरठ में क्या किया है? आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक जबरदस्त दबाव था। मीरा रा भी पीछे नहीं हटी। वह अपने सहायक और ऑपरेशंस चीफ, जो सांस रोके खड़े थे, की तरफ पीठ करके खड़ी हो गईं। सर, मैंने आज मेरठ की 9 पैरा एसएफ में एक ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन? कैसा ऑपरेशन? एक भ्रष्ट कमांडर और उसके बेटे के निजी संगठन में बदल चुकी भारत की सबसे जांबा यूनिट को बचाने का ऑपरेशन। मीरा ने गार्ड पोस्ट पर हुई घटना से लेकर हवलदार रोहन वर्मा के साथ हुए सभी अन्याय और हिंसा और कर्नल इंद्रजीत यादव की चुप्पी और मिलीभगत तक हर शब्द पर होड़ देते हुए रिपोर्ट किया। भावनाओं को पूरी तरह से अलग रखा गया था। सिर्फ तथ्य और सबूत थे। कुछ देर तक रिपोर्ट सुनने के बाद आर्मी चीफ ने मुंह खोला। तो जनरल राठौर, तुमने एक डिवीजन कमांडर के तौर पर दूसरी यूनिट के एक कमांडर को मौके पर ही पद से हटा दिया और एक सिपाही को अवैध रूप से वहां से निकाल लिया। क्या तुम आर्मी हेडक्वार्टर की विजिलेंस चीफ हो या मिलिट्री पुलिस की कमांडर? सर, यह साफ तौर पर अधिकार का उल्लंघन है। कमांड की चेन को नहरंदार करना यह एक तरह का विद्रोह है। तुम चाहे कितनी भी, तो क्या आप इसे दबा देंगे? मीरा के एक शब्द ने ची के गुस्से को काट दिया। क्या कहा? यह सब जानने के बाद भी क्या आप कमांड की चेन और अधिकार के उल्लंघन जैसे शब्दों के पीछे छिपकर उस सड़े हुए मवाद को फिर से ढक देंगे? सर,
आप मुझे अभी इसलिए डांट रहे हैं क्योंकि मेरा तरिया गलत था या इसलिए कि मामला बड़ा हो गया है? रिसीवर के दूसरी तरफ से एक भारी सांस की आवाज आई। अरे, यह बदतमी ही। मैं अपने भांजे को बचाने नहीं गई थी सर। अगर ऐसा होता तो मैं एक जनरल के तौर पर नहीं, एक मौसी के तौर पर जाती। मैं सेना के न्याय को स्थापित करने गई थी, उसी जॉजी भावना को बचाने के लिए जिसके बारे में आप पूरी जिंदगी बात करते रहे हैं। हवलदार विक्रम यादव को रंगे हाथों पकड़ा गया। कर्नल इंद्रजीत यादव ने अपने बेटे के अपराध में साथ दिया। स्पेशल फोर्सेस के डिप्टी गॉक ने यह सब अपनी आंखों से देखा। सबूत बहुत हैं। अब सिर्फ आपका फैसला बानी है। मेरा फैसला? क्या आप मेरठ की गंदगी को साड़ करेंगे या उस गंदगी में लद्दाख का सांड पानी मिलाकर पूरी सेना को एक गटर बना देंगे? एक लंबी खामोशी छा गई। कमांड सेंटर में घड़ी की टिक टिक की आवाज भी अजीब तरह से तेमी सुनाई दे रही थी। मीरा सिंह राठौर, आर्मी चीफ की आवाज और भी गहरी हो गई थी। तुम मुझे धमका रही हो? मैं रिपोर्ट दे रही हूं सर। हां, आर्मी चीफ ने एक खाली हंसी हंसी। हां, तुम ऐसी ही थी। मैं भूल गया था। अकादमी के दिनों से ही बिना पलक झपकाए अपनी बात कहने वाली वह जिद्दी कैडेट। जब तुम कमीशन ले रही थीं तो मैंने कहा था तुम्हें जॉजी नहीं बनना चाहिए था। मुझे याद है सर, क्योंकि आपने कहा था एक जॉजी बनने के लिए तुम बहुत ज्यादा सांव हो। आर्मी चीफ ने एक गहरी सांस ली। ठीक है जनरल राठौर, मैंने तुम्हारी रिपोर्ट सुनी और मुझे यह भी पता है कि तुम्हारे ऑपरेशन ने कितना बड़ा तूफान खड़ा किया है। जी सर। स्पेशल फोर्स से कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल विक्रमजीत सिंह। वह कोई मामूली आदमी नहीं है। कर्नल इंद्रजीत यादव उसका आदमी था। तुमने अभी उस व्यक्ति की दुखती रग पर हाथ रखा है जो अगला आर्मी चीफ बनने की दौड़ में सबसे आगे है। और रक्षा मंत्रालय, सुनने में आया है कि कर्नल इंद्रजीत यादव का ससुराल सत्ताधारी पार्टी के एक बड़े नेता का परिवार है। मंत्री के दफ्तर से जोन इसीलिए आया था। वे चाहते थे कि तुम चुपचाप मामले को रजाधा कर दो। मीरा की भौहें सिकुड़ गईं। यह सिर्फ एक हवलदार की गुंडागर्दी नहीं थी। स्पेशल फोर्स कमांडर की चुप्पी और राजनीतिक संरक्षण। एक बहुत बड़े राक्षस का साया 9 पैरा एसएफ यूनिट पर था। तो मुझे क्या करना चाहिए सर? तुम अब मुझसे जवाब मांग रही हो? मैं आपके आदेश का इंतजार कर रही हूं सर। आदेश? ठीक है। आर्मी चीफ की आवाज में तारत आ गई। पहला, हवलदार रोहन वर्मा के ट्रांसफर को मैं मंजूरी देता हूं। इसे पीड़ित की सुरक्षा के सिद्धांत के तहत एक आपातकालीन बचाव माना जाएगा। कागनहाथ कल सुबह तक मेरी मेंग पर होंगे। धन्यवाद सर। दूसरा, कर्नल इंद्रजीत यादव का पद से हटाया जाना। अधिकार का उल्लंघन तो है, लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मैं इसे स्पेशल फोर्सेस कमांडर को एक सिफारिश के तौर पर पेश करूंगा। जनरल विक्रमजीत सिंह इसे माने या न माने, एक ऐसे कर्नल को जिसकी कमान की इतलत मौके पर ही बदतम हो चुकी हो, वह ज्यादा देर तक साथ नहीं रख पाएंगे। तीसरा, और मेजर जनरल मीरा सिंह राठौर, तुम। मीरा ने अपनी सांस रोक ली। तुम इस मामले से दूर रहोगी? सर, यह एक हुक्म है। तुम सही थी, लेकिन तुम्हारा तरिया गलत था। तुम एक डिवीजन कमांडर हो, सीमा की रक्षा करने वाली कमांडर, आर्मी हेडक्वार्टर की तलवार नहीं। तुम्हारे मेरठ में दागे एक गोले ने अभी दिल्ली के साउथ ब्लॉक और रक्षा मंत्रालय दोनों को हिला दिया है। अगर तुम और दखल दोगी तो यह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं, बल्कि कमांडरों की सत्ता की लड़ाई बन जाएगी। और तब इंद्रजीत यादव नहीं, बल्कि तुम सबसे पहले उड़ जाओगी। समझी? मीरा ने अपने होंठ काटे। दूर रहो, न्याय की रक्षा करने के लिए कहकर उस न्याय को लागू करने के रास्ते में ही रुकने का आदेश था। लेकिन सर, क्या आपको लगता है कि जनरल विक्रमजीत सिंह चुप बैठेंगे? उनका आदमी बर्बाद हो गया, उनकी इंद्रत मिट्टी में मिल गई। वह तुम्हें किसी भी तरह से नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। रक्षा मंत्रालय का वह ताकतवर आदमी भी वही करेगा। तुम्हें पता है वे सबसे पहले क्या करेंगे? वे तुम्हारी त्रिशूल डिवीजन की जांच करेंगे। मीरा की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। कल से ही आर्मी हेडक्वार्टर की वह स्पेशल ऑडिट टीम लद्दाख पहुंच सकती है। अगर एक भी धूल का कण मिला तो तुम्हारा खेल खत्म। इसलिए अब से तुम सिर्फ त्रिशूल डिवीजन की कमांडर के तौर पर अपने काम पर ध्यान दो। सीमा की निगरानी, ट्रेनिंग, यूनिट मैनेजमेंट। समझे? यह तुम्हें बचाने के लिए मेरी आसिरी मेहरबानी है। जी सर।
भारी आवाज में जवाब देकर मीरा ने भौं काट दिया। कमांड सेंटर में फिर से खामोशी छा गई। कैप्टन शर्मा ने सावधानी से पूछा, मैम, ची ने क्या कहा? मीरा ने जवाब देने के बजाय कमांड सेंटर के विशाल नक्शे को देखा। चमकती हुई सीमा रेखा, वह देश जिसकी रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान दांव पर लगाई थी। कैप्टन शर्मा, जी मैम, अभी से त्रिशूल डिवीजन की सभी यूनिट्स हाई अलर्ट पर रहेंगी और सर्विस रूल्स को सख्ती से लागू करने की अवधि शुरू होगी। जी, हाई अलर्ट? वे आ रहे हैं। मीरा की आवाज बर्ज जैसी ठंडी थी। उत्तर से आने वाले दुश्मन नहीं, दक्षिण दिल्ली से आने वाले दुश्मन। वह जान गई थी। आर्मी ची की मेहरबानी असल में एक चेतावनी थी। स्पेशल फोर्स से कमांडर विक्रमजीत सिंह और उसके पीछे की राजनीतिक तांतें अब अपनी तलवार का रो मेरठ से लद्दाख उनकी तर मोड़ देंगी। ऑपरेशंस ची? जी मैम, कल सुबह तक हमारी डिवीजन की सभी यूनिट्स के पिछले 3 सालों के सभी ऑडिट रिकॉर्ड, ट्रेनिंग रिपोर्ट, सप्लाई और अकाउंट्स के रिकॉर्ड बिना किसी एक भी गलती के मेरी में पर होने चाहिए। अगर वे धूल ढूंढने की कोशिश करते हैं, मीरा की आंखें चमक उठीं, तो हम उन्हें एक ऐसा स्टील दिखाएंगे जिस पर धूल का एक कण भी न हो। उन्हें पता चलेगा कि यह त्रिशूल डिवीजन है। मेरठ की लड़ाई खत्म हो गई थी, लेकिन असली जंग, उस विशाल साए के साथ लड़ाई, अब लद्दाख में शुरू हो रही थी। अगली सुबह लद्दाख के पहाड़ों को ढंकने वाली धुंध के हटने से पहले ही त्रिशूल डिवीजन एक अदृश्य युद्ध में उतर चुकी थी। मेजर जनरल मीरा सिंह राठौर का आदेश अंतिम था। उन्होंने जिस दक्षिण से आने वाले दुश्मन की भविष्यवाणी की थी, वह उनकी उम्मीद से कहीं म्यादा तेई से और संगठित तरीके से आया। चीन से बात हुए सिर्फ 6 घंटे ही हुए थे। मैम, आर्मी हेडक्वार्टर से लोग आए हैं। सुबह की ट्रेनिंग की जांच के लिए अभी अभी कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहन रही मीरा के पास कैप्टन शर्मा सैद चेहरे के साथ दौड़ते हुए आए। कौन? आर्मी हेडक्वार्टर की स्पेशल कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट टीम। वे अभी अभी डिवीजन के मेन गेट से गुजरे हैं। मीरा की आंखें ठंडी हो गईं। आर्मी चीफ की मेहरबानी एक चेतावनी थी, और वह चेतावनी हीचत बन गई थी। यह कोई सामान्य ऑडिट नहीं था, यह एक टारगेटेड हमला था। कितने लोग हैं? टीम में 3 जनरल हैं। ऑडिट चीफ मेजर जनरल आलोक सक्सेना है और उनके साथ 2 ब्रिगेडियर हैं। इसके अलावा 20 से ज्यादा कर्नल रैंक के अमासर हैं। कमांड सेंटर में मौजूद स्टाज अफसरों के चेहरे सैद पड़ गए। मेजर जनरल आलोक सक्सेना, वह आर्मी हेडक्वार्टर में सबसे बेरहम और सख्त माने जाते थे, जिन्हें यमराज कहा जाता था, और सबसे बढ़कर आलोक सक्सेना। मीरा को वह नाम याद था। वह उनके साथ अकादमी में थे, लेकिन हमेशा उनकी छाया में दूसरे नंबर पर रहे। बासविल थे, लेकिन राजनीतिक समझ ज्यादा तेज थी, और वह मौजूदा स्पेशल फोर्सेस कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल विक्रमजीत सिंह के जास आदमी माने जाते थे। विक्रमजीत सिंह ने अपने सबसे वादार को भेजा था। यह ऑडिट नहीं, बदला था। ची ओ स्टा। जी मैम, घबराना मत। अगर वे हमें हिलाना चाहते हैं, तो न हिलना ही हमारी पहली जीत है। मीरा ने अपनी शर्ट का बटन गले तक बंद करते हुए कमांड सेंटर से बाहर कदम रखा। सभी स्टार्ज अफसर हेडक्वार्टर के कॉन्फ्रेंस रूम में इकट्ठा हों। ऑडिट टीम का स्वागत करने की तैयारी करो। और कैप्टन शर्मा जी, बंगले में होन करो। हवलदार रोहन वर्मा, नहीं, मेरा भांजा आज एक कदम भी बंगले से बाहर नहीं निकलेगा। मेडिकल ऑफिसर के अलावा किसी को भी उससे मिलने मत देना। जी मैम। मीरा को अंदाजा हो गया था। उनकी तलवार सिर्फ उन पर ही नहीं, बल्कि इस मामले के सबसे बड़े सबूत रोहन पर भी चलेगी। त्रिशूल डिवीजन हेडक्वार्टर, कॉन्फ्रेंस रूम। बहुत दिनों बाद मिले, मीरा। ऑडिट टीम के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे मेजर जनरल आलोक सक्सेना ने बिना साइलों से नजरें हटाए रूखेपन से कहा। 2 सितारे आमने सामने बैठे थे, लेकिन उनके बीच एक बर्दाश्त तनाव था। जनरल सक्सेना, इतनी दूर आने में आपको बहुत तकलीफ हुई होगी। मैं त्रिशूल डिवीजन की कमांडर मेजर जनरल मीरा सिंह राठौर, रहने दो। यह सब औपचारिक बातें, यह ची का आदेश है। 14वीं इन्फेंट्री डिवीजन का स्पेशल कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। आज से लेकर जब तक यह खत्म नहीं होता, त्रिशूल डिवीजन के सभी दस्तावेज, सामान और कर्मचारी ऑडिट टीम के नियंत्रण में रहेंगे। आलोक सक्सेना ने जब तक खत्म नहीं होता पर जोर दिया।
बिना किसी समय सीमा का ऑडिट। यह एक धूल का कण मिलने तक छानबीन करने का ऐलान ए जंग था। बिल्कुल सर। हमारी त्रिशूल डिवीजन सेना का एक हिस्सा होने के नाते ऑडिट में पूरी ईमानदारी से सहयोग करेगी। अगर आपको किसी भी दस्तावेज की जरूरत हो, रूरी दस्तावेज हम ढूंढ ढूंढ लेंगे। आलोक सक्सेना ने बात काट दी। उन्होंने मीरा के स्टाफ अफसरों को देखा। पर्सनल, ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स, मोबिलाइजेशन, सभी स्टाफ अफसर अभी से अपने अपने कमरों में इंतजार करें। हम रिपोर्ट सुनने नहीं आए हैं, हम पुष्टि करने आए हैं। ऑडिट बेरहमी से किया गया है। पहले दिन उन्होंने लॉजिस्टिक्स के गोदामों पर छापा मारा। त्रिशूल डिवीजन एक सीमावर्ती यूनिट होने के कारण भारी मात्रा में सामान रखती थी। ऑडिट टीम ने, जैसे उन्हें पहले से ही सब पता हो, सबसे जटिल और पुरानी शाइलों से शुरुआत की। यह रिकॉर्ड और असल सामान में एक गिनती कम है। कर्नल लॉजिस्टिक्स के ब्रिगेडियर ने त्रिशूल डिवीजन के लॉजिस्टिक्स चीफ को घेरा। यह पिछली सर्दियों की ट्रेनिंग के दौरान खराब हुए सामान का है। रिकॉर्ड में अभी भी मौजूद है। यह तो गबन का मामला लगता है। क्यों? डिवीजन कमांडर आलोक सक्सेना ने मीरा की तरफ देखकर मजाक उड़ाते हुए कहा। मीरा ने शांति से जवाब दिया, आप जांच कर सकते हैं। खराब हुए सामान के दस्तावेज 3 प्रतियों में रखे जाते हैं। मैं उन्हें अभी मंगवाती हूं। नतीजा 10 मिनट में आ गया। त्रिशूल डिवीजन के लॉजिस्टिक्स चीफ ने एकदम सही दस्तावेजों का बंडल लाकर ऑडिट टीम के मुंह पर दे मारा। एक छोटी सी भी झलती नहीं थी। लॉजिस्टिक्स में नाकाम होने के बाद वे पर्सनल डिपार्टमेंट में गए। सैनिकों की छुट्टियों का रिकॉर्ड कुछ अजीब है। ऐसा लगता है कि एक सास यूनिट को ज्यादा छुट्टियां दी गई हैं। यह तो कमांडर के अधिकार का दुरुपयोग है। आपने डेटा हालत देखा है। उस यूनिट को पिछली तिमाही में डिवीजन की वॉर एक्सरसाइज में सर्वश्रेष्ठ यूनिट चुना गया था और उन्हें इनाम के तौर पर छुट्टियां मिली थीं। यह रहा संबंधित आदेश, ऑपरेशंस, ट्रेनिंग, मोबिलाइजेशन। ऑडिट टीम ने जहां भी हाथ डाला, त्रिशूल डिवीजन ने एक तैयार किताब की तरह एकदम सही जवाब दिया। त्रिशूल डिवीजन के स्टाफ अफसरों की हालत खराब थी, लेकिन वे साथ ही हैरान भी थे। उनकी डिवीजन कमांडर, जिन्होंने कहा था कि हम उन्हें एक ऐसा स्टील दिखाएंगे जिस पर धूल का एक कण भी न हो, ने पहले ही यह सब अंदाजा लगाकर यूनिट को उसी तरह से तैयार किया था। आलोक सक्सेना का चेहरा धीरे धीरे सस्त होता गया। ऑडिट के दूसरे दिन भी उन्हें कुछ नहीं मिला। अगर वह हाली हाथ वापस गए तो उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल विक्रमजीत सिंह के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। मीरा सिंह राठौर, यह जहरीली औरत यूनिट को इतना परफेक्ट कैसे बना सकती है? उसने आखिरकार सबसे घटिया लेकिन सबसे पक्का तरीका अपनाने का फैसला किया। ऑडिट के तीसरे दिन मीरा ट्रेनिंग साइट का निरीक्षण करने के बहाने बाहर गईं। आलोक सक्सेना इसी पल का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने ऑडिट टीम के एक लॉ ऑफिसर मेजर को साथ लिया और सीधे डिवीजन कमांडर के बंगले की ओर बढ़ गए। मैम के बंगले पर क्या काम है? मैम, अभी। कैप्टन शर्मा ने रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन आलोक सक्सेना ने उसे धकेल दिया। हटो, मैं ऑडिट चीफ हूं। हमें इस यूनिट के हर हिस्से और हर व्यक्ति की जांच करने का अधिकार है। आजकर जब हमें खबर मिली है कि एक अनधिकृत व्यक्ति बंगले का निजी इस्तेमाल कर रहा है। अनधिकृत व्यक्ति? हवलदार रोहन वर्मा अभी कहां है? आलोक सक्सेना की आवाज पर कैप्टन शर्मा का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन उसे मीरा का आदेश याद था। हवलदार अभी मेडिकल ऑफिसर से जांच करवा रहे हैं। आप उनसे नहीं मिल सकते। जांच दिलचस्प है। आलोक सक्सेना बंगले के सोजे पर घमंड से बैठ गया। बुलाओ उसे, तुरंत यहां बुलाओ। पीड़ित की सुरक्षा मनाक है। दूसरी यूनिट के सिपाही को भगाकर यहां बंगले में छिपा रखा है। मीरा सिंह राठौर भी आखिरकार एक औरत ही निकली। निजी और पेशेवर में वर नहीं कर सकती ऐसी बातें। चुप रहो, मैं युद्ध जाता हूं। जैसे ही आलोक सक्सेना ने दूसरी मंजिल की सीढ़ियों की तरफ बढ़ाया, मैं ही हवलदार रोहन वर्मा हूं। सीढ़ियों के ऊपर से, जिसके चेहरे पर अभी भी चोट के निशान थे, लेकिन साड़ मरीन के कपड़ों में, रोहन ने आलोक सक्सेना को नीचे देखते हुए कहा। उसने मेडिकल ऑफिसर से बात करते हुए नीचे का शोर सुन लिया था। आलोक सक्सेना के होंठों पर एक घटिया मुस्कान फैल गई। फंस गया। तो तुम हो हवलदार रोहन वर्मा? तबीयत कैसी है अब? ठीक हूं सर। ठीक हो, यह सुनकर अच्छा लगा।
आलोक सक्सेना ने लॉ ऑफिसर को इशारा किया। उसने तुरंत अपना रिकॉर्डर चालू कर दिया। लेकिन सुनो हवलदार, मेरठ में बहुत कुछ हुआ। जी, तुम्हारे लिए मुश्किल रहा होगा। वह हवलदार विक्रम बहुत कमीना था, मैंने भी सुना है। लेकिन सुनो, आलोक सक्सेना रोहन के पास एक कदम और बढ़ा। तुम्हारी मौसी मेजर जनरल मीरा सिंह राठौर, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने तुम्हें थोड़ा इस्तेमाल किया है? क्या मतलब सर? सुनने में आया है कि जनरल राठौर की स्पेशल फोर्सेस कमांडर और कर्नल इंद्रजीत यादव से पुरानी दुश्मनी थी। तुम्हारा मामला शायद उनके लिए एक बहुत अच्छा बहाना बन गया होगा। रोहन की आंखें कांप गईं। हवलदार, आलोक सक्सेना ने अपनी आवाज धीमी की, एक लुभाने वाले सांप की आवाज। अभी भी देर नहीं हुई है। सच सच बता दो कि तुम्हारी मौसी ने तुम्हें मामले को बढ़ा चढ़ाकर बताने को कहा था, या मेरठ में जो हुआ वह सिर्फ एक ट्रेनिंग का हादसा था और तुम्हारी मौसी ने गलत समझ लिया? अगर तुम सिर्फ इतना कह दो। आलोक सक्सेना ने रोहन के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की। तुम अपना जॉजी करियर बर्बाद नहीं करना चाहोगे, है ना? अपनी मौसी पर भरोसा करके उछलोगे, और अगर वह चली गई तो तुम सच में खत्म हो जाओगे। रोहन ने आलोक सक्सेना की आंखों में चुपचाप देखा। उन आंखों में उसके लिए कोई चिंता नहीं थी, बल्कि किसी भी तरह से मीरा सिंह राठौर को नीचे गिराने का लालच और घटियापन था। और रोहन के दिमाग में उसकी मौसी के शब्द गूंज उठे, डर के आगे झुकना जॉजी भावना नहीं है, उस डर पर काबू पाकर सच बोलना वही असली जॉजी भावना है। रोहन ने आलोक सक्सेना के हाथ को चुपचाप लेकिन मजबूती से हटा दिया। मेजर जनरल साहब, हां बोलो, समझदारी से सोचना, मैंने जो जॉजी भावना सीखी है। रोहन एक कदम नीचे उतरा और आलोक सक्सेना से आंखें मिलाईं। वह सच्चाई का सौदा करना नहीं है, वह सच्चाई का सौदा करना नहीं है। क्या? और अभी मेजर जनरल साहब, आप एक मेजर जनरल होकर एक मामूली हवलदार को झूठी गवाही देने के लिए उकसा रहे हैं। आलोक सक्सेना का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। अरे यह लड़का, यह सारी बातचीत की रिपोर्ट मेरे कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल मीरा सिंह राठौर को तुरंत दी जाएगी। रोहन अब मेरठ का वह कमोर हवलदार नहीं था। तभी रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। बंगले का मुख्य दरवाजा खुला और ट्रेनिंग से अभी अभी लौटी मीरा सिंह राठौर धूल से सनी कॉम्बैट यूनिफॉर्म में खड़ी थीं। उनके पीछे, जैसे उन्हें इस सारी स्थिति का अंदाजा हो, डिवीजन के लॉ ऑफिसर और मिलिट्री पुलिस के कमांडर भी खड़े थे। क्योंकि मैंने सब कुछ सुन लिया है। मीरा की आंखें मेजर जनरल आलोक सक्सेना की ओर थीं। उन आंखों में लद्दाख की किसी भी बर्जीली हवा से प्यादा ठंडा गुस्सा था। मेजर जनरल आलोक सक्सेना, तुम अभी मेरे भांजे से, इस मामले के मुख्य गवाह से क्या करवाने की कोशिश कर रहे थे? ऑडिट टीम का घेरा, जो उन्होंने सबसे कमजोर कड़ी रोहन को समझकर बनाया था, उसी पल उल्टा उनके गले का फंदा बन गया था। रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सब कुछ सुन लिया है। धूल से सनी कॉम्बैट बूट्स ने बंगले के मार्बल जर्ज पर एक भारी आवाज की। मेजर जनरल मीरा सिंह राठौर ट्रेनिंग से अभी अभी लौटी थीं। उनके चेहरे पर अभी भी कैमोफ्लेज पेंट लगा हुआ था और चेहरा गुस्से से सख्त था, और उनके पीछे चल रहे डिवीजन के लॉ ऑफिसर और मिलिट्री पुलिस कमांडर के चेहरे भी बर्फ जैसे ठंडे थे। मेजर जनरल आलोक सक्सेना सीढ़ियों पर खड़े रोहन और दरवाने पर खड़ी मीरा को बारी बारी से देखकर एक पल के लिए घबरा गए। लेकिन उन्होंने तुरंत बुध को याद दिलाया कि वह आर्मी हेडक्वार्टर के ऑडिट चीफ हैं। जनरल राठौर, तुम तो ट्रेनिंग में थी, यह अभी ऑडिट का हिस्सा है। ऑडिट? मीरा ने आलोक सक्सेना की बात काट दी। उनकी आवाज ट्रेनिंग ग्राउंड के तोप के गोलों से भी ज्यादा होर से बंगले में गूंजी। मेरे बंगले में बिना इजाजत घुसकर इस मामले के मुख्य गवाह और पीड़ित मेरे भांजे को झूठी गवाही देने के लिए उकसाना और धमकाना, क्या यह आर्मी हेडक्वार्टर का ऑडिट करने का तरीका है? मेजर जनरल आलोक सक्सेना? आलोक सक्सेना का चेहरा लाल पीला हो गया। उसे इस बात का जौ था कि यह सब रिकॉर्ड हो रहा होगा और उसकी पूरी चाल पकड़े जाने का अपमान उसे घेर रहा था। क्या बकवास कर रही हो? मैं तो सिर्फ इस हवलदार की चैरियत जानने आया था और यह जांच करने की एक अनधिकृत व्यक्ति। मीरा हंसी। उन्होंने अपने बगल में खड़े लॉ ऑफिसर मेजर पांडे की तरफ देखा। मेजर पांडे, मेरे भांजे,
हवलदार रोहन वर्मा का स्टेटस अभी क्या है? मेजर पांडे ने एक कदम आगे बढ़कर, जैसे अदालत में गवाही दे रहे हों, शान आवा में कहा, हवलदार रोहन वर्मा को कल ही आर्मी चीन की औपचारिक मंजूरी के बाद पीड़ित सुरक्षा और आपातकालीन बचाव के तहत 14वीं इन्फेंट्री डिवीजन में ट्रांसफर किया गया है। साथ ही डिवीजन कमांडर के अधिकार से मनोवैज्ञानिक स्थिरता और आगे के खतरे से बचाने के लिए वह बंगले में सुरक्षित निगरानी में है और इस मामले के सबसे महत्वपूर्ण गवाह हैं। सुना जनरल सक्सेना? मीरा एक कदम आलोक सक्सेना के पास गई। आलोक सक्सेना अनजाने में एक कदम पीछे हट गए। तुमने अभी आर्मी चीन के आदेश से सुरक्षा में रखे गए एक गवाह से ऑडिट टीम के अधिकार का दुरुपयोग करके अवैध रूप से संपर्क करने और उसे फुसलाने की कोशिश की। क्या मैं पल्लत कह रही हूं? यह मीरा, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। इल्जाम? मीरा ने सीढ़ियों पर खड़े रोहन को देखा। रोहन डर से कांप रहा था, लेकिन उसने अपनी मौसी की नजरें नहीं चुराईं। रोहन, मौसी पूछ रही हैं, अभी इस मेजर जनरल आलोक सक्सेना ने तुमसे क्या कहा? जो मैंने सुना वही बताओ। रोहन ने सूखा थूक निगला और आलोक सक्सेना को सीधे देखते हुए कहा, इन्होंने मुझसे कहा कि मेरी मौसी मेजर जनरल मीरा सिंह राठौर ने मामले को बढ़ा चढ़ाकर बताने को कहा था और मुझे सच बोलने को कहा, और उन्होंने मुझे धमकाया कि अपनी मौसी पर भरोसा करके अपना जौजी करियर बर्बाद मत करो और समझदारी से सोचो। यह लाका। जैसे ही आलोक सक्सेना ने रोहन पर उंगली उठाने की कोशिश की, हिलना मत। मीरा के पीछे खड़े मिलिट्री पुलिस कमांडर कर्नल चौहान ने अपनी कमर पर लगी पिस्तौल पर हाथ रखते हुए चिल्लाया। हालांकि गोली चलाने की नौबत नहीं आती, लेकिन उनका रुतबा एक मेजर जनरल को दबाने के लिए काशी था। सब खत्म हो गया था। आलोक सक्सेना को एहसास हुआ कि वह एक बुने हुए जाल में पूरी तरह से फंस चुके हैं। मीरा सिंह राठौर ने सिर्फ अपनी यूनिट को साफ सुथरा नहीं रखा था, बल्कि उन्हें पकड़ने के लिए एक जाल बिछाकर इंतजार किया था। मीरा ने अब आलोक सक्सेना की तरह देखा भी नहीं। उन्होंने अपने लॉ ऑफिसर को आदेश दिया, मेजर पांडे जी। मैम। इसी वक्त आर्मी हेडक्वार्टर स्पेशल कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट टीम के चीफ मेजर जनरल आलोक सक्सेना और उनके साथ आए लॉ ऑफिसर के खिलाफ गवाह को झूठी गवाही देने के लिए उकसाने, धमकाने, पद का दुरुपयोग करने और घर में अवैध रूप से घुसने के आरोप में आर्मी की सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन टीम में औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज करो। जी मैम। क्या क्या शिकायत? मीरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आलोक सक्सेना चिया, मिलिट्री पुलिस कमांडर। जी मैम। मेजर जनरल आलोक सक्सेना और उनकी टीम को अभी इसी वक्त इस बंगले से बाहर निकालो और आज से त्रिशूल डिवीजन आर्मी हेडक्वार्टर के इस अवैध स्पेशल ऑडिट को जारी करती है। मैम, यह एक डिवीजन कमांडर के तौर पर मेरा जाय अधिकार है। अपने अधीनस्थों और मेरे द्वारा सुरक्षित गवाह को एक भ्रष्ट तात से बचाना मेरा कर्तव्य है। मेजर जनरल आलोक सक्सेना की ऑडिट टीम को जब तक उनकी अवैध गतिविधियों की जांच पूरी नहीं हो जाती, त्रिशूल डिवीजन के किसी भी हिस्से में घुसने की इजाजत नहीं है। इन्हें तुरंत बाहर निकालो। जी मैम। मिलिट्री पुलिस कमांडर और तैयार खड़े संतरियों ने आलोक सक्सेना और जमे हुए लॉ ऑफिसर के हाथ पकड़ लिए। छोड़ो मुझे। मीरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जनरल विक्रमजीत सिंह, तुम इसके बाद दत्म हो जाओगी। दत्म? आलोक सक्सेना की चीखें बंगले में गूंज रही थीं, लेकिन वह ट्रेनिंग ग्राउंड की धूल से सने बूट्स के निशान छोड़कर बेइज्जती के साथ बाहर निकाल दिए गए। सब कुछ एक तूफान की तरह गुजर गया। कैप्टन शर्मा और बंगले के कर्मचारी मुंह खोले खड़े थे। भारतीय सेना में एक मौजूदा डिवीजन कमांडर ने आर्मी हेडक्वार्टर के ऑडिट चीफ, वह भी एक मेजर जनरल को यूनिट से बाहर निकाल दिया था। यह एक अभूतपूर्व घटना थी। मीरा ने तब जाकर एक लंबी सांस ली। वह सीढ़ियों पर चढ़कर अभी भी कांप रहे रोहन के सामने खड़ी हुई। शाबाश हवलदार रोहन वर्मा। मीरा ने रोहन का कंधा थपथपाया। आज तुमने जो हिम्मत दिखाई वही असली जौजी भावना है जिसे मैं मेरठ में बचाने की कोशिश कर रही थी। मौसी जी, अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं यह यकीनी बनाऊंगी। मीरा ने रोहन को कमरे में भेजकर वापस नीचे आई। लॉ ऑफिसर तेजी से उनके पास आया। मैम, आपने अभी एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। आर्मी हेडक्वार्टर से सीधे, मुझे पता है,
मेजर पांडे। मीरा ने थके हुए अंदाज में एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं। यह लड़ाई मैंने शुरू नहीं की थी, लेकिन उन्होंने हद पार कर दी। वे मुझे गिराने के लिए मेरे भांजे को एक मोहरा बनाना चाहते थे। उन्होंने फिर से आंखें खोलीं। उन आंखों में लद्दाख की किसी भी सर्दी से ज्यादा ठंडा संकल्प था। अगर वे ऑडिट से मुझे नहीं गिरा सकते, तो अब राजनीतिक दबाव आएगा। जनरल विक्रमजीत सिंह युद्ध मैदान में उतरेंगे और उनके पीछे का वह बड़ा आदमी भी सामने आएगा। तो फिर हम क्या? मीरा की बात पूरी होने से पहले ही डिवीजन कमांडर के दफ्तर के डायरेक्ट लाइन थोन की लाल बत्ती जलने लगी। यह कोई सामान्य मिलिट्री थोन नहीं था। यह साउथ ब्लॉक, रक्षा मंत्रालय या उससे भी ऊपर की सिविलियन लाइन से आने वाला डायरेक्ट थोन था। कैप्टन शर्मा ने तनाव भरी आवाज में कहा, मैम, दिल्ली से है, कॉलर आईडी। रक्षा नीति सचिव का दफ्तर दिखा रहा है। मीरा ने एक कड़वी मुस्कान दी, जैसे उन्हें पता था कि यही होगा। हां, आलोक सक्सेना ने रोते हुए वोन किया होगा। उन्होंने रिसीवर उठाया। त्रिशूल डिवीजन कमांडर मेजर जनरल मीरा सिंह राठौर। रिसीवर के दूसरी तरफ से किसी जॉजी की सख्त आवाज नहीं, बल्कि तेल की तरह चिकनी और इसीलिए और भी तरनाक एक अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज आई। जनरल राठौर, मैं रक्षा मंत्रालय से अविनाश पांडे बोल रहा हूं। मुझे यकीन है कि आप समझेंगी कि यह एक अनौपचारिक बातचीत है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपने आज एक बहुत बड़ी गलती की है। एक बहुत बड़ी गलती की है। अविनाश पांडे नाम से जुद्ध का परिचय देने वाली आवाज में कोई भावना नहीं थी, लेकिन बड़ी गलती शब्द में जो वर्णन था वह हजारों किलो का था। यह सेना के अंदर का दबाव नहीं था। यह सेना को चलाने वाले एक अदृश्य हाथ का सामने आना था। मैं अभी लद्दाख नहीं छोड़ सकती, इसलिए अगर आपको कोई काम है तो बोन पर ही कहिए। हाँ, जनरल राठौर, आप बहुत जल्दी में हैं। रिसीवर के दूसरी तरफ का आदमी हल्के से हंसा, लेकिन उसकी हंसी एक सांप के अपनी कैंचुली रगड़ने जैसी डरावनी थी। ठीक है, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। आज आपने जिस मेजर जनरल आलोक सक्सेना को बाहर निकाला, वह आदमी थोड़ा सख्त है, लेकिन काम बहुत पक्का करता है। लेकिन जब ऐसा आदमी आपकी यूनिट से इतनी बेइज्जती झेलकर वापस आए तो मुश्किलें तो होंगी, है ना? एक अवैध ऑडिट की कोशिश करने वाले को रोका गया है। यह मेरे अधिकार का एक जाया इस्तेमाल था। जायह इस्तेमाल। हाँ। अविनाश पांडे की हंसी रुक गई। उसकी आवाज अचानक ठंडी हो गई। जनरल राठौर, मेरठ में जो हुआ वह हम सब जानते हैं। कर्नल इंद्रजीत यादव, उसे वर्दी उतार देनी चाहिए। उसका बेटा भी वैसा ही है, लेकिन बात वहीं तक रहनी चाहिए थी। आपका क्या मतलब है? स्पेशल वॉरफेयर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल विक्रमजीत सिंह, वह देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। वह जिस नेक्स्ट जनरेशन स्पेशल वॉरफेयर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, वह आने वाले 30 सालों तक देश की रक्षा की रीढ़ बनेगा। ऐसे व्यक्ति को एक मामूली कर्नल के लिए इतनी बेवंती करवाना, यह ठीक नहीं है। आखिरकार असली रंग सामने आ गया। नेक्स्ट जनरेशन स्पेशल वॉरफेयर प्रोजेक्ट। मीरा ने उस विशाल बजट वाले प्रोजेक्ट के बारे में सुना था। क्या जनरल विक्रमजीत सिंह की बेइज्जती मेरी वजह से हुई, या अपने अधीनस्थों को ठीक से न संभालने और भ्रष्टाचार को नजरअंदाज करने की उनकी सुध की हल्लती से? मीरा सिंह राठौर, अविनाश पांडे की आवाज तेज हो गई। क्या तुम होश में हो? तुम्हें क्या लगता है तुम किससे लड़ रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि आर्मी चीफ तुम्हें बचा लेंगे? बिल्कुल नहीं। आर्मी चीफ भी कल अपनी नौकरी खो सकते हैं। ऐसी स्थिति है अभी। मैं साच कहता हूं, अगर तुम मेजर जनरल आलोक सक्सेना के मामले को नहीं उठाती हो और मेरठ की घटना को भी कमांडरों की जिम्मेदारी के स्तर पर चुपचाप दबा देती हो, तो हम इस मामले को खत्म कर देंगे। जनरल विक्रमजीत सिंह भी एक बड़ा दिल दिखाते हुए तुम्हारे अधिकार के उल्लंघन को समझने को तैयार हैं। यह एक फुसलाने की और धमकाने की कोशिश थी। और फिर अविनाश पांडे ने अपनी आवाज धीमी की। अब गाजर दिखाने की बारी थी। जनरल राठौर, मैं जानता हूं कि तुम साबिल हो, अकादमी की टॉपर, सबसे कम उम्र की जनरल, लेकिन एक औरत होने की सीमाएं हैं, है ना? हो सकता है कि ये 2 सितारे ही तुम्हारी साबिलियत की आयरी मंठिल हों, लेकिन उसने मीठा जहर घोला। काकर पर्दे में हजार दोनों के बिहार में परा बाधा ने मातों में परा था ने। अगर यह मामला ठीक से निपट जाता है
तो जनरल विक्रमजीत सिंह अगली पोस्टिंग में तुम्हें आर्मी हेडक्वार्टर के ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में ला सकते हैं। नहीं, उससे भी ज्यादा संभव है। जनरल विक्रमजीत सिंह जल्द ही प्रमोट होने वाले हैं। अगर वह तुम्हारा समर्थन करें तो तुम पहली महिला कोर कमांडर भी बन सकती हो। पहली महिला कोर कमांडर, 3 सितारे। यह एक ऐसा पद था जिसके बारे में मीरा ने जॉर्ज में आने के बाद से कल्पना भी नहीं की थी। अविनाश पांडे ने उनकी सबसे गहरी इच्छा पर सटीक निशाना साधा था। मीरा ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं। उनके दिमाग में चोटिल गाल के साथ कांपते हुए उनके भांजे रोहन का चेहरा घूम गया और फिर उनके सितारों को सम्मान और आदर से देखने वाले लद्दाख के त्रिशूल डिवीजन के जवानों के चेहरे याद आए। उन्होंने धीरे धीरे मुंह खोला। मिस्टर पांडे, हां, समझदारी से सोचो। अगर मैं आपके इस सौदे को मान लेती हूं तो मैं फिर अपने जवानों को जौजी भावना के बारे में बताने के लायक नहीं रहूंगी। क्या मैं अपने जवानों को सिखाती हूं कि भ्रष्टाचार के आगे मत झुको और अन्याय के खिलाफ लड़ो? लेकिन अगर मैं खुद उस अन्याय के शिखर से हाथ मिलाकर अपने सितारों का लालच करूं तो मैं एक जौजी नहीं बल्कि सिर्फ सत्ता की भूखी एक राजनेता रह जाऊंगी। अरे यह औरत, मैं आपका प्रस्ताव अस्वीकार करती हूं। मीरा की आवाज स्टील की तरह मजबूत थी। और एक सलाह देती हूं, जब आप लोग नेक्स्ट जनरेशन स्पेशल वॉरफेयर प्रोजेक्ट जैसे शहद के छत्ते को बचाने के लिए सड़े हुए जौजियों से हाथ मिला रहे हैं और इसमें हाथ मिला रहे हैं और इसमें हाथ मिला रहे हैं, आपका देश की रक्षा को खोखला कर रहे हैं, तब मैं और मेरे त्रिशूल डिवीजन के जवान इसी वक्त उस ठंडी सीमा पर अपनी जान दांव पर लगाकर इस देश की रक्षा कर रहे हैं। यह मत भूलिए कि आपका असली दुश्मन कौन है। मीरा ने सीधा दौन काट दिया। टुक! बंगले में एक घातक खामोशी छा गई। कैप्टन शर्मा का चेहरा सैद पड़ गया था और वह सांस भी नहीं ले पा रहा था। डिवीजन कमांडर ने अभी अभी रक्षा मंत्रालय के एक तांतवर आदमी दिल्ली की एक अदृश्य शक्ति को सीधे टक्कर दे दी थी। मैम, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। मीरा ने थके हुए अंदाज में सोसे पर अपनी पीठ टिका दी। उन्होंने अभी अभी अपना पूरा जौजी करियर दांव पर लगा दिया था। अब वे समझ गए होंगे कि वे मुझे फुसला नहीं सकते, तो अब एक ही रास्ता बचा है, मुझे बर्बाद करना। अब वे किसी सामान्य ऑडिट जैसे घटिया तरीके नहीं अपनाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल विक्रमजीत सिंह, अविनाश पांडे और उनके पीछे की राजनीतिक ताकतें मीरा सिंह राठौर के वजूद को ही सेना से मिटाने की कोशिश करेंगे। मीडिया का इस्तेमाल करके बदनामी, पुराने रिकॉर्ड खंगालना और यहां तक कि भांजे रोहन के मामले को पारिवारिक पक्षपात का मामला बताकर उल्टा हमला भी कर सकते हैं। वह अब त्रिशूल डिवीजन के किले में बंद रहकर सिर्फ बचाव नहीं कर सकती थीं। कैप्टन शर्मा, गाड़ी तैयार करो, दिल्ली जा रहे हैं। जी, दिल्ली? अभी इस वक्त? जब लड़ाई का मैदान बदल गया है तो मुझे भी एक नई तलवार तैयार करनी होगी। मीरा अपनी जगह से उठी। उनकी आंखें अब लद्दाख के दुश्मन पर नहीं थीं। वह दिल्ली के उस विशाल साए को भेद कर उसके दिल पर निशाना साध रही थीं। मैं एक पत्रकार को जानती हूं, एक ऐसा इंसान जो इस सारी घिनौनी सच्चाई को दुनिया के सामने ला सकता है। उन्होंने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक पत्ता खेलने का फैसला किया था। अगर वे राजनीति से खेलेंगे तो वह सच्चाई से जवाब देंगी। मीरा ने बंगले से बाहर निकलते हुए रात के आसमान में चमकते सप्तर्षि तारामंडल को देखा। सप्तर्षि, मुझे शक्ति दो इस अंधेरे को काटने के लिए। दिल्ली, कनॉट प्लेस की एक शांत गली, एक पुरानी इमारत जिसमें देर रात तक बत्तियां जलती रहती थीं। यह भारत के सबसे हिद्दी माने जाने वाले खोजी पत्रकारिता मीडिया हाउस का दफ्तर था। मीरा सिंह राठौर ने अपनी कॉम्बैट यूनिफॉर्म और जनरल के सितारे सब उतारकर एक साधारण काले जैकेट में वहां पहुंची थीं। जनरल, या मुझे नहीं पता कि आपको ऐसे बुलाना ठीक है या नहीं। उनका स्वागत एक तेम आंखों वाली और थकी हुई अधेड़ उम्र की महिला ने किया। वह खोजी पत्रकारिता टीम की प्रमुख अंजलि शर्मा थीं। वह मीरा की तब से परिचित थीं जब मीरा कैप्टन थीं और एक संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में एक अनौपचारिक इंटरव्यू दिया था। मीरा की एकमात्र भरोसेमंद पत्रकार। अंजलि जी, देर रात के लिए मारी चाहती हूं, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। क्या बरसेना से जुड़ी है? अंजलि की आंखें चमक उठीं। वह समझ गई थीं कि एक मौजूदा 2 स्टार जनरल का आधी रात को खुद उनके पास आने का क्या मतलब है। खबर से यादा, मैं एक जंग का नशा देने आई हूं।
मीरा ने बैठकर बिना किसी हिचकिचाहट के सब कुछ बता दिया। 9 पैरा एसएफ में उनके भांजे के साथ हुई घटना, हवलदार विक्रम यादव और कर्नल इंद्रजीत यादव का भ्रष्टाचार, उन्हें बचाने वाले स्पेशल फोर्सेस कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल विक्रमजीत सिंह, उन्हें रोकने के लिए भेजे गए मेजर जनरल आलोक सक्सेना का अवैध ऑडिट और झूठी गवाही के लिए उकसाने की कोशिश, और अभी अभी दिल्ली के अविनाश पांडे द्वारा दिया गया घिनौना सौदा। अंजलि ने चुपचाप रिकॉर्डर चालू करके मीरा की बातें नोट की। उनके चेहरे पर पहले जिज्ञासा थी, फिर हैरानी और आखिर में गुस्सा। हे भगवान जनरल, यह तो सिर्फ सेना के अंदर की कोई मारपीट या उत्पीड़न का मामला नहीं है। नहीं। मीरा ने मेम पर एक साइल रखी। अंजलि ने उसे सावधानी से खोला। अंदर कुछ तारीखें, प्रोजेक्ट के नाम और कुछ निजी कंपनियों के नाम लिखे एक मेमो था। यह नेक्स्ट जनरेशन स्पेशल वॉरफेयर प्रोजेक्ट है, वह शहद का छत्ता जिसे वे बचाने की इतनी कोशिश कर रहे हैं। मीरा ने कहा, मैं एक मौजूदा जौजी अफसर हूं, मैं आपको सीधे तौर पर कोई सैन्य रहस्य या अंदरूनी दस्तावेज नहीं दे सकती। वह सीधे तौर पर कोई सैन्य रहस्य नहीं दे सकती, देशद्रोह होगा, लेकिन मैं जानकारी दे सकती हूं। उन्होंने मेमो की पहली लाइन की ओर इशारा किया। यह कंपनी गंगा डीएनसीज, इसे बने हुए 2 साल भी नहीं हुए हैं, लेकिन पिछले 1 साल से यह 9 पैरा एसएफ के कप्पों और निजी उपकरणों के सभी ठेके जीत रही है। कर्नल इंद्रजीत यादव ने जुद इसे आगे बढ़ाया। 9 पैरा पढ़ाया बड़ा तो है, और यह दूसरी कंपनी हिमालयन सिस्टम्स। जब से लेफ्टिनेंट जनरल विक्रमजीत सिंह स्पेशल फोर्सेस कमांडर बने हैं, यह स्पेशल फोर्सेस के सभी संचार उपकरणों को बदलने के ठेके जीत रही है। और इस कंपनी के डायरेक्टर्स की लिस्ट देखिए। आपको शायद अविनाश पांडे नाम के किसी व्यक्ति के रिश्तेदार का नाम मिलेगा। अंजलि ने अपनी सांस रोक ली। यह सिर्फ एक आरोप नहीं था, यह एक विशाल भ्रष्टाचार के नेटवर्क का पूरा नशा था। मीरा अपने दुश्मन के दिल पर सटीक निशाना साध रही थी। वे मेरे भांजे के खून और आंसुओं पर अपना महल बना रहे थे। मीरा की आवाज भर्रा गई थी। अंजलि जी, मैं यह लड़ाई हार सकती हूं। मैं अपनी वर्दी, अपने चमकते सितारे, सब कुछ खो सकती हूं, लेकिन अगर मैं इसे ऐसे ही दबा दूं तो मैं जिंदगी भर अपने जवानों और अपनी मरहूम बहन का सामना नहीं कर पाऊंगी। जनरल, मैं यह तलवार आपको सौंपती हूं। प्लीज इस अंधेरे को काटिए। अंजलि ने चुपचाप रिकॉर्डर बंद कर दिया। उन्होंने मीरा की आंखों में सीधे देखा। जनरल मीरा सिंह राठौर, मैं जौज के बारे में ज्यादा नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूं कि अभी मेरे सामने जो इंसान बैठी हैं वह मेरे जाने हुए किसी भी औजी से ज्यादा बहादुर हैं। उन्होंने कायल उठा ली। कल सुबह देश हिल जाएगा, और अगली सुबह। अंजलि की बात सच हो गई। भारत के सभी अखबारों और न्यूज चैनलों की हेडलाइन सिर्फ एक खबर से भरी हुई थी। एक्सक्लूसिव, सितारों का काला साम्राज्य, 9 पैरा एसएफ का भ्रष्टाचार, स्पेशल फोर्सेस कमांडर से लेकर रक्षा मंत्रालय के बब्बाई अफसर तक फैला हजारों करोड़ का घोटाला बर एक धमाके की तरह फैली। कहानी एक हवलदार के साथ हुई क्रूरता से शुरू हुई थी, और इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया था कि यह मामला इसलिए नहीं खुला क्योंकि वह एक डिवीजन कमांडर का भांजा था, बल्कि यह सब एक डिवीजन कमांडर का भांजा होने के बावजूद हुआ, और आगे की जानकारी ने जनता के गुस्से को भड़का दिया। स्पेशल वॉरफेयर कमांडर विक्रमजीत सिंह ने अपने आदमी को बचाने के लिए कर्नल इंद्रजीत को कैसे संरक्षण दिया। नेक्स्ट जनरेशन स्पेशल वॉरफेयर प्रोजेक्ट के नाम पर गंगा डीएनसीज और हिमालयन सिस्टम्स जैसी अड़ी कंपनियों को हजारों करोड़ के ठेके कैसे दिए गए, और इस सब के केंद्र में रक्षा मंत्रालय का अविनाश पांडे नाम का एक ताकतवर आदमी था, और उस पर यह भी आरोप लगाया गया कि वह इस सारे भ्रष्टाचार के पैसे को राजनीतिक फंडिंग के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। बर में यह भी बताया गया कि त्रिशूल डिवीजन की कमांडर मेजर जनरल मीरा सिंह राठौर ने इस मामले की जांच करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें आर्मी हेडक्वार्टर के टारगेटेड ऑडिट और रक्षा मंत्रालय के एक बहुमेय अफसर की धमकी का सामना करना पड़ा। जनता में उबाल आ गया। यह कैसा देश है, सेना इतनी सड़ चुकी है। तुरंत विक्रमजीत सिंह और अविनाश पांडे को गिरफ्तार करो, जनरल मीरा सिंह राठौर को बचाओ जैसी आवाजें प्रधानमंत्री कार्यालय के पोर्टल और सोशल मीडिया पर गूंजने लगी। लद्दाख त्रिशूल डिवीजन
अपने दफ्तर में सुबह की गबरें देख रही मीरा सिंह राठौर ने खिड़की से बाहर देखा। सूरज उग रहा था। कैप्टन शर्मा, जी मैम। आर्मी चीफ, नहीं, राष्ट्रपति भवन से जल्द ही बाहोन आएगा। उनकी बात सच हुई। इस बार न साउथ ब्लॉक, न रक्षा मंत्रालय, भारत की सत्ता के केंद्र राष्ट्रपति भवन ने सीधे हरकत की थी। उनकी फेंकी हुई तलवार ने उस विशाल राक्षस के दिल को सटीक रूप से भेद दिया था। अब सिर्ज एक आजिरी और अटल लड़ाईबाजी थी। अंजलि शर्मा के खुलासे ने भारत को हिलाकर रख दिया था। 1 घंटे के अंदर लद्दाख में त्रिशूल डिवीजन के कमांडर दत्तर के सारे भोन आग की तरह बज रहे थे। आर्मी हेडक्वार्टर, रक्षा मंत्रालय और अनगिनत मीडिया हाउस से वोन आ रहे थे। कैप्टन शर्मा और उनके सहायक इस सारे शोर को रोकने में पसीना पसीना हो रहे थे। लेकिन मेजर जनरल मीरा सिंह राठौर ने इस सारे कोलाहल को पीछे छोड़ते हुए खिड़की से उगते सूरज को देखा। लद्दाख के पहाड़ों पर चढ़ती एक साड़ और भव्य रोशनी थी। तभी सभी भोन की घंटियों को दबा देने वाली एक अकेली भारी घंटी बजी। डिवीजन कमांडर की मेज पर रखा नीले रंग की पृष्ठभूमि पर अशोक स्तंभ के चिन्ह वाला भोन, राष्ट्रपति सचिवालय और उसमें भी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से जुड़ी डायरेक्ट लाइन। कैप्टन शर्मा की सांसें थम गईं। मैम, मीरा ने धीरे धीरे घूमकर उस बजते हुए झोन को देखा। जिसका इंतजार था वह आ गया था। उन्होंने अपने बिखरे बालों को एक बार ठीक किया और शांति से रिसीवर उठाया। त्रिशूल डिवीजन कमांडर मेजर जनरल मीरा सिंह राठौर। रिसीवर के दूसरी तरफ एक पल के लिए कोई आवाज नहीं आई। जामोशी, किसी भी चीन से ज्यादा भारी जामोशी। जनरल राठौर, यह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की आवाज नहीं थी। यह और भी गहरी और भी भारी आवाज थी। भारत के सर्वोच्च कमांडर की आवाज। मीरा ने अनजाने में अपनी कमर सीधी कर ली। जी राष्ट्रपति जी। जनरल मीरा सिंह राठौर, तुम देख रही हो कि बाहर क्या हो रहा है। राष्ट्रपति की आवाज में न गुस्सा था न डांट। यह तूफान के केंद्र की तरह सभी भावनाओं से परे एक घातक शांति थी। बरें देख रही हूं सर? हां, बहुत शानदार ननारा है। एक आर्मी का लेफ्टिनेंट जनरल, रक्षा मंत्रालय का एक बड़ा आमसर, हारों करों के घोटाले के मुख्य आरोपी। तुम्हारी वजह से आज सुबह मेरी मेज पर रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ दोनों के इस्तीफे रखे हुए हैं। मुझे खेद है सर, खेद है। मैं तुमसे मानी मांगने के लिए जोन नहीं कर रहा हूं। राष्ट्रपति ने बात जारी रखी। मैं इस बात पर नाराज हूं कि मेरी सेना मेरी सबसे जांबाज स्पेशल डोर्से से हुए मवाद से भरी हुई थी। और मैं इस बात पर दूसरी बार नाराज हूं कि यह बर एक मौजूदा डिवीजन कमांडर ने सेना के रिपोर्टिंग सिस्टम के गरिए नहीं बल्कि मीडिया के गरिए मेरी पीठ में छुरा घोंप कर दी। राष्ट्रपति जी, बताओ जनरल राठौर, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने एक जॉजी की इंडित को मिट्टी में मिलाने वाला रास्ता क्यों चुना? तुम आर्मी चीफ के लिए मुझे आसानी से रिपोर्ट कर सकती थी, तो फिर क्यों? मीरा ने अपनी आंखें बंद की। उनकी आवाज कांपी नहीं, क्योंकि रिपोर्टिंग सिस्टम जुद सा चुका था सर। क्या कहा? आर्मी हेडक्वार्टर की ऑडिट टीम सच्चाई का पता लगाने नहीं बल्कि मुझे धमकाने आई थी। रक्षा मंत्रालय के अफसर ने मेरे भांजे के आंसुओं का सौदा मेरे पद से करने की कोशिश की। आर्मी चीफ ने मुझे बचाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वह उस विशाल साये को हरा नहीं सके। मीरा की आवाज में ताकत आ गई। राष्ट्रपति जी, मैंने एक जौजी की इल्हत को मिट्टी में नहीं मिलाया है। मैंने उस वर्दी की इल्हत को बचाया है जिसकी रक्षा के लिए मेरे जवान अपनी जान देते हैं, ताकि वह कुछ सह हुए सेबों की वजह से पूरी तरह से बर्बाद न हो जाए। इसीलिए मीडिया का रास्ता चुना। अगर मुझे अपनी वर्दी उतारनी पड़े तो मुझे लगा कि यही एकमात्र तरीका है। अगर मैं अपनी एक जान कुर्बान करके सड़ी हुई जड़ों को काट सकती हूं तो मैंने यही जौजी भावना सीखी है। इस पूरी स्थिति की जिम्मेदारी मैं डिवीजन कमांडर के तौर पर लेती हूं। आप मुझे अभी इसी वक्त बर्दाश्त कर सकते हैं। रिसीवर के दूसरी तरफ से राष्ट्रपति की एक लंबी सांस की आवाज आई। बर्दाश्त? जनरल राठौर, तुम्हें अभी भी नहीं पता कि तुमने क्या किया है। तुम बर्दाश्तगी की हदार नहीं हो। मीरा की आंखें बड़ी हो गईं। तुम्हें इस देश की रक्षा प्रणाली को नया जन्म देने वाली तलवार बनना होगा। राष्ट्रपति की आवाज दृढ़ हो गई। अभी तुरंत सीबीआई, मिलिट्री इंटेलिजेंस और सिविलियन ऑडिटर्स की एक संयुक्त जांच टीम बनाई जाएगी और उस टीम के सेना से जुड़े सभी जांच कार्यों का नेतृत्व इसी वक्त से जनरल मीरा सिंह राठौर तुम करोगी।
राष्ट्रपति जी, मैं सिर्फ एक ईल्ड डिवीजन कमांडर हूं। मेरे पास जांच का अधिकार, मैं तुम्हें वह अधिकार दे रहा हूं। जब आग तुमने लगाई है तो उसे बुझाओगी भी तुम ही। सड़ी हुई जड़ों को पूरी तरह से जला दो, चाहे वह विक्रमजीत सिंह हो, अविनाश पांडे हो या उनके पीछे कोई भी हो। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। यह सेना के सर्वोच्च कमांडर के तौर पर मेरा सख्त आदेश है। उस दोपहर भारत एक बार फिर हिल गया। राष्ट्रपति का एक विशेष संबोधन प्रसारित हुआ और एक संयुक्त जांच टीम के गठन की घोषणा की गई और उसके केंद्र में एक मौजूदा ईल्ड डिवीजन कमांडर मेजर जनरल मीरा सिंह राठौर की नियुक्ति भ्रष्ट सैन्य नेतृत्व के लिए एक मौत की सजा के समान थी। जांच बेरहमी से और तेजी से हुई। मीरा ने लद्दाख नहीं छोड़ा। उन्होंने कमांड सेंटर में ही जांच का मुख्यालय बनाया। उनके पास राष्ट्रपति के सख्त आदेश की तलवार थी। पत्रकार अंजलि शर्मा का दिया हुआ नक्शा था और मेजर जनरल आलोक सक्सेना को बाहर निकालते वक्त हासिल किए गए अवैध ऑडिट के सभी सबूत थे। सबसे पहले दिल्ली का अविनाश पांडे सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया। उसे प्रधानमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ सचिव का भी संरक्षण प्राप्त था, लेकिन राष्ट्रपति की इच्छा और मीरा की तलवार के सामने वह बेकार था। उसके दफ्तर और घर से नेक्स्ट जनरेशन स्पेशल वॉरफेयर प्रोजेक्ट से जो एक काले धन के रिकॉर्ड और राजनीतिक नेताओं की एक लिस्ट मिली। अगला नंबर था स्पेशल जॉर्ज से कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल विक्रमजीत सिंह का। वह अभी भी अपने दफ्तर में मीरा को गालियां देते हुए बैठा था, लेकिन जब जांच टीम ने उसके दफ्तर का दरवाजा बरदस्ती खोला तो वह अब एक जनरल नहीं था। अरे, तुम लोग जानते हो मैं कौन हूं? मैं आर्मी का लेफ्टिनेंट जनरल विक्रमजीत सिंह हूं। अभी से तुम्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वतखोरी, पद का दुरुपयोग और सैन्य रहस्य अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। मीरा के साथ आए एक जांच अधिकारी ने उसके कंधे पर लगे 3 सितारों वाले रैंक को नोचकर फेंक दिया। विक्रमजीत सिंह को हथकड़ी लगाकर उसी यूनिट से एक अपराधी की तरह बाहर ले जाया गया जिसके प्रति उसने जीवन भर वफादारी की कसम खाई थी। मेजर जनरल आलोक सक्सेना की हालत सबसे खराब थी। उन्हें झूठी गवाही के लिए उकसाने के आरोप में सबसे पहले गिरफ्तार किया गया और मेरठ के कर्नल इंद्रजीत यादव और हवलदार विक्रम यादव, उन पर पहले से ही कोर्ट मार्शल चल रहा था। लेकिन इस जांच से उनके और भी अपराध सामने आए। पता चला कि कर्नल इंद्रजीत यादव ने सिर्फ अपनी ड्यूटी में लापरवाही नहीं की थी, बल्कि गंगा डीएनसीज जैसी भ्रष्ट कंपनियों से अपने बेटे के नाम पर नियमित रूप से रिश्वत ली थी। वे वर्दी पहने जौजी नहीं, वर्दी पहने गुंडे थे। मुकदमा तेजी से चला। अविनाश पांडे को 15 साल की सजा हुई। लेफ्टिनेंट जनरल विक्रमजीत सिंह को अपमानजनक बर्खास्तगी के साथ लगभग आजीवन कारावास की सजा मिली। मेजर जनरल आलोक सक्सेना को 5 साल की सजा हुई। कर्नल इंद्रजीत यादव और हवलदार विक्रम यादव पर सेना के कानून के तहत अतिरिक्त सहायें लगाकर उन्हें समाज और सेना से पूरी तरह से अलग कर दिया गया। भारतीय सेना के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे घिनौना सितारों का काला साम्राज्य एक महिला जनरल के हाथों पूरी तरह से ढह गया। 3 महीने बाद लद्दाख के पहाड़ों पर पहली बर्फ गिरी। सब कुछ सफेद चादर से ढक गया था, जैसे उस खूनी लड़ाई को कुछ देर के लिए भुला दिया गया हो। मीरा सिंह राठौर वापस त्रिशूल डिवीजन की कमांडर की कुर्सी पर थीं। संयुक्त जांच टीम भंग हो चुकी थी और उन्होंने अपना हर काम पूरा कर लिया था। बंगले की खिड़की से बाहर सेद बर्ज पर पसीना बहाते हुए ट्रेनिंग कर रहे जवानों का एक समूह दिखाई दे रहा था और उस लाइन में सबसे आगे वोर वोर से नारे लगा रहा एक हवलदार। मैम, आपने बुलाया? ट्रेनिंग खत्म करके हवलदार रोहन वर्मा लाल चेहरे के साथ बंगले के अंदर आया। वह अब मेरठ का वह छाया में रहने वाला पीड़ित नहीं था। वह त्रिशूल डिवीजन की सख्त ट्रेनिंग को पार कर चुका एक महबूत सीमा का जौजी था। हां, बैठो। मीरा ने उसका सैल्यूट लिया। ट्रेनिंग कैसी चल रही है? जी, मेरठ की तुलना में बहुत ज्यादा सख्त है, लेकिन मजा आ रहा है। रोहन खुलकर हंसा। उसके गाल पर अब चोट का कोई निशान नहीं था। उसकी जगह लद्दाख की ठंडी हवा से आई एक स्वस्थ लाली थी। मजा आ रहा है, यह सुनकर अच्छा लगा। मीरा ने उसे एक कप गर्म चाय दी। रोहन, जी मैम, मुझे माम करना और धन्यवाद। तुम्हें एक तरनाक लड़ाई में घसीटने के लिए मांग करना
और उस सारे जौ पर साबू पाकर सच बोलने के लिए धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते तो मैं उस विशाल दीवार के सामने ढह गई होती। रोहन ने चाय का कप पकड़े हुए सिर झुकाया। नहीं मौसी जी। रोहन ने सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक महबूत संकल्प था। उस दिन मैंने आपसे सीखा कि चौजी भावना सिर्फ हुक्म पर मरने जीने का नाम नहीं है, बल्कि अन्याय के हिला जान की बारी लगाकर लड़ने की हिम्मत का नाम है। मैं आप जैसा एक सच्चा जौजी बनूंगा। दोनों ने चुपचाप खिड़की के बाहर बर्फ से ढकी सीमा को देखा। तभी मीरा के दफ्तर का बोन फिर से बजा। इस बार नए नियुक्त हुए आर्मी चीफ थे। जनरल राठौर, बहुत मेहनत की। तुम्हारी वजह से हमारी सेना को एक नया जीवन मिला है। यह आपका बड़प्पन है सर। लेकिन जनरल राठौर, एक अफसोस की खबर है। मीरा को अंदाना हो गया था। मुझे पता है कि तुम इस मामले की सबसे बड़ी हीरो हो, लेकिन राष्ट्रपति जी भी बहुत सोच विचार में थे। पुराने जनरलों का बहुत दबाव था कि तुमने सेना के सिस्टम को बहुत बुरी तरह से हिला दिया है। इसलिए इस बार की जनरल प्रमोशन लिस्ट से तुम्हारा नाम हटा दिया गया है। कुछ समय के लिए तुम्हें त्रिशूल डिवीजन की कमांडर का पद ही संभालना होगा। मुझे अफसोस है, सच में अफसोस है। 3 सितारे कोर कमांडर। दिल्ली के अविनाश पांडे ने उन्हें जो मीठा जहर पेश किया था, उन्होंने उसे ठुकरा दिया था और आखिरकार वह पद उन्हें नहीं मिला। मीरा ने रिसीवर पकड़े हुए खिड़की के बाहर रोहन को और उसके पीछे सीमा को देखा। उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान फैल गई। सर, मैंने एक पल के लिए भी अपने कंधे पर लगे सितारों के लिए यह वर्दी नहीं पहनी है। जनरल, मेरे लिए उत्तर के दुश्मन से ज्यादा खतरनाक अपने ही घर के दुश्मन को अपने हाथों से हराने का जो सम्मान है, वह किसी भी सितारे से ज्यादा चमकदार और गौरवशाली है। उन्होंने खिड़की के बाहर महबूती से खड़े रोहन की ओर सैल्यूट किया। मुझे यह जगह, भारत की सबसे अगली सीमा लद्दाख, पसंद है। मेरी सही जगह दिल्ली नहीं, बल्कि यही है। जय हिंद। मेजर जनरल मीरा सिंह राठौर। भले ही उन्हें तीसरा सितारा न मिला हो, लेकिन उनके कंधों पर लगा लाल कॉलर टैब पहले से कहीं ज्यादा देश की रक्षा करने वाले सबसे चमकीले सप्तर्षि के रूप में चमक रहा था।